ये मैंने नीचे लिखा हुआ अभी ये चल रही होगी, ये कैसे होगा? उम्मीद है मैं भी आपको नजर आ रहा हूँगा। अच्छा ऐसे करके Recording has now been allowed to फवाद बाजवा और हामिद मलिक साहब। आप भी अगर चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू। रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड करना वो करें आप कर सकते हैं, आप अलाउ कर। आदिल मुझे बता दीजिएगा जब शुरू करना है, फिर हमने क्योंकि पार्टिसिपेंट्स तो अभी आ गए हमारे पास। 11 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, अब आप कहें तो स्टार्ट करते हैं। आमिर साहब, आर यू रेडी? यस सर। Should we start the? ठीक है सर, मेरे ख्याल में स्टार्ट करें, आप इंट्रोडक्शन दें। अभी रिकॉर्डिंग पे तो हम है ना? ओके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Agriculture Republic, I would like to welcome you to one of our very important webinar, and first one with jointly presenting with Business Recorder Research. As you know, Agriculture Republic is some farmer support network finding innovative policy solutions to ensure national food security and the updated challenges like climate change. We have Mr. Hamid Malik, who will be discussing the agriculture on behalf of Agriculture Republic about rice industry in Pakistan. And from Business Recorder Research, we have Mr. Muhammad Adil Mansoor, who will be discussing today's topic with Malik Saab. Over to you, Adil Saab. हामिद मलिक साहब का अगर इंट्रोडक्शन करा दें आप। हामिद मलिक साहब बहुत जरूरी होगा हमारे ऑडियंस के लिए। जी जी जरूर। हामिद मलिक साहब का इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली सिर्फ मैं इतना ही करा सकता हूँ कि ही इज अ राइस कंसल्टेंट, जिनका पाकिस्तान की राइस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज और ग्रिप है। रेस्ट मैं हामिद मलिक साहब से कहूंगा कि वो अगर अपने बारे में और अपनी एफिलिएशंस के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को और हमें बता सके तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, thank you very much, Amir Hayasab. As you said, I'm basically from the rice sector for the last 23 years. मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है और राइस इंडस्ट्री में रॉबर्ट्स राइस से अपना कैरियर स्टार्ट किया 98 में, and then RPL, moving from RPL, then Aldara Agriculture, और इस तरह ये सफर जारी रहा। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी मैं काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, खासतौर पे गल्फ के एरिया में और अफ्रीका में। एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज माय ऑल राइस इज ओवर ब्रेड एंड बटर। Thank you very much, Malik Saab, for your introduction. Ji Adil, now you can take. अच्छा, फॉर स्टार्टर्स मैं यहाँ से बात करना शुरू चाहूंगा कि पाकिस्तान में एज ए इकोनॉमिक कंसल्टेंट एंड इकोनॉमिक रिसर्चर ये नोटिस किया गया है कि राइस की प्रोडक्शन ओवर द लास्ट डेकेड काफी इंक्रीज की है, फ्रॉम 5 मिलियन टन्स टू 8 मिलियन टन्स। लेकिन पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो वही 3.5-4 मिलियन के ऊपर रुका हुआ है, टन के ऊपर रुका हुआ है। ऑफ कोर्स इस दौरान बासमती से एक्सपोर्ट शिफ्ट हुई है टूवर्ड्स अदर राइस वेराइटीज, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, टू एरी एंड हाइब्रिड, लेकिन एक्सपोर्ट का टोटल वॉल्यूम हम इंक्रीज होता हुआ नहीं देख रहे। तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की अगर राइस प्रोडक्शन बढ़ रही है और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो इसके क्या हम ये मतलब ले सकते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक राइस प्रोडक्शन बढ़ रही है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बढ़ रही है? डोमेस्टिक कंजम्पशन किस राइस की ज्यादा बढ़ रही है, बासमती वेराइटीज की बढ़ रही है या एरी वेराइटीज की या हाइब्रिड वेराइटीज की? इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें प्लीज। आदिल मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चन जो लोगों को ज़हन में ये वो करता रहता है।
मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मैं इसमें ये जरूर गुजारिश करूंगा कि अगर आप 2010 से ले लें, एक डेकेड हो गई है, तो 2010 में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन पैडी बेसिस वो 7.44 थी और हम 4.96 मिल्ड में थे 2010 में। लेकिन अगर आप 2020 में देखें तो हम सर 12 मिलियन टन पे चले गए हैं पैडी में और 7.6 में चले गए हैं, तो ये इट्स ए कोलोसल ग्रोथ, नो डाउट। लेकिन अगर आप हमारी एक्सपोर्ट भी देखें कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो हम 2010 में 3.7 मिलियन टन कर रहे थे और पिछला साल हमने 4.4 मिलियन टन पे खत्म किया सर यूएसएआईडी की। अगर आप वो देखें, यूएसडी का भी डेटा देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने उसमें काफी इम्प्रूव किया है कि 3.7 से हम 4.4 मिलियन टन हमारी एक्सपोर्ट थी। maybe this year we will be a little bit down, but over the years हमने ये काफी इम्प्रूव किया है। और मेरा ख्याल है कि ये डोमेस्टिक कंजप्शन, यस देखिए डोमेस्टिक कंजप्शन के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है। डोमेस्टिक कंजप्शन में एक तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसका अपना एक, अगर आप पिछले डेकेड में देखें तो मेरा ख्याल है 2.2% के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, और 2.2% तो वो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें, जो सबसे बड़ा मुझे फैक्टर लग रहा है इसके अलावा, वो है कि रेजिड्यूल जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी अगर आप 2000 में देखें तो हम तकरीबन सिर्फ 4,46,000 टन जो है ना जी, वो टोटल इंडस्ट्री में, जिसमें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री है और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, उसमें यूज करते थे, जो कि 6% ऑफ द उसका टोटल प्रोडक्शन का था। लेकिन अगर आप आज बात करें तो 2020 में हम तकरीबन ये 1.3 मिलियन 13 लाख टन जो है ना, वो हम रेजिड्यूल में यूज कर रहे हैं। तो रेजिड्यूअल यूजेज जो है ना, क्योंकि पोल्ट्री प्रोडक्शन हमारी मैनीफोल्ड बढ़ी है, लाइफ स्टॉक में क्योंकि हमारा काफी उसमें वो बड़ा है। अच्छा, पिछले 3-4 साल 2-3 साल से ये हुआ कि जो पोल्ट्री फीड अगर आप देखें या लाइफ स्टॉक फीड देखें तो उसमें प्रीडोमिनेटली क्या होता है, राइस जो हमारी कैलोरीज हैं वो सारी आ रही होती हैं, या तो मेज से आ रही होती हैं, या वो हमारी मोस्टली व्हीट से आ रही होती हैं, या राइस से आ रही होती हैं। लकीली अगर आप राइस को देखें तो राइस इज द ओनली क्रॉप के पिछले ग्लोबली भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसने पिछले 3-4 साल में कोई बहुत बड़ी उसमें तेजी नहीं आई है, उसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। तो इसने काफी सपोर्ट किया है आपकी रेजिड्यूल को भी। देन अगेन आई सेड कि जी हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका एक उसमें फैक्टर था, और एक्सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप ये सारा देखें तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाई होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एफर्ट्स टू एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। और उसके अलावा जो हमारी रेजिड्यूल, अगर हम इसको खुदा न खास्ता पोल्ट्री फीड को इस तरह ये फीड ना कर सके हम, मेरा ख्याल है कि अगर पोल्ट्री फीड से मुतल्लिका लोग बैठे हैं तो इस वक्त जो ग्रेन बेस्ड है, सीरियल बेस्ड है, वो हम कम से कम 40% यूज करते हैं, जो ब्रोकन राइस है, बीच में व्हीट है या मेज है। तो मेरा ख्याल है कि राइस इज डूइंग गुड, कि राइस तीनों सेक्टर को जो है वो संभाले हुए है, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती मेज भी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जस्टिफाइड है। अगर आप फिगर भी देखें तो वो आपको इट्स स्पीक इटसेल्फ। तो हाँ हामिद साहब, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन राइस के अंदर और द लास्ट डेकेड, वो आप देखते हैं बासमती के अंदर। तो बासमती 2 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर गया है और हाइब्रिड भी 2 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर गया है। क्या हम कह सकते हैं कि बासमती कल्टीवेशन ज्यादा हो रही है फॉर रेजिड्यूअल कंजम्पशन? क्या ये बात सही लगती है हमें? नहीं, मैं सॉरी बताऊं आपको कि आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ट्रेडिशनल सवाल की बजाय दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या वो बासमती की बढ़ रही है, वो डोमेस्टिक उसके लिए बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे जब हम 2 मिलियन टन भी कर रहे थे, आज से ये 2014-15 की बात है, अगर आप देखें तो उस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 4-5 लाख टन थी। ऑल्दो वी हैव बीन इन 2011-12 के अगर साल में देखें तो हम हाईएस्ट थे 1.1 मिलियन टन, बट दैट इज द स्टोरी ऑफ द गॉन डेज। उसके बाद हम वापस नीचे आते रहे, फिर हमने 17 में फिर पिक करना शुरू किया। अच्छा, अब ये जो बासमती है ना सर, देखिए इसके डायनामिक्स क्या है। जो आपके डोमेस्टिक कंजप्शन है, जो चाहे वो गरीब आदमी सर, भी है, अगर मैं आपको यहाँ पे, आई एम सॉरी अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, बासमती के आउटपुट मेरे पास ऑफिशियल डेटा है। 2012 में 2 मिलियन टन से नीचे थी प्रोडक्शन, आज 4 मिलियन टन से ऊपर चली गई है। और बासमती की जो एक्सपोर्ट है वो ठीक है, ऊपर जाती होगी नीचे जाती होगी, लेकिन वो 1 मिलियन टन को क्रॉस नहीं करती।
तो आप क्या ये कह रहे हैं कि 3 मिलियन जो 2 मिलियन टन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम आया है वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है? वो तो एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा बिल्कुल। नहीं, एक्सपोर्ट में सर अगर मैं ये देखूं तो ये तकरीबन हमने इसमें को 3 लाख का इजाफा किया, विच इज 10 या 11% जो है ना जी, वो इसका जरूर हमने इजाफा किया। आप उस क्वांटम को ऐसे देखिए ना कि अगर 2 मिलियन टन का इजाफा हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, तो अगर उसमें से सिर्फ 20 लाख में से सिर्फ 3 लाख एडिशनल अगर आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट की जानिब जा रहा है, तो वो तो जस्टिफाई नहीं करता ना एक्सपोर्ट को। एक बात आपकी ठीक है, मतलब ये 100% इंक्रीज हो गया, 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, इसके अंदर से 11% एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मुझे एक बात मान के चलनी चाहिए, देखिए जब के इस वक्त जो है ना जी, जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, अगर आप 13-14 की देखें, यूएस की रिपोर्ट उठा के देखें, तो वो कह रहे थे कि जी 2.2 मिलियन टन हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन है, एंड टुडे दे आर प्रोजेक्टिंग कि जो हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन है वो 3.2 है, 3.3 मिलियन टन के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि 30% तो आपके डोमेस्टिक कंजप्शन। अब नाउ व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द डोमेस्टिक कंजप्शन एंड द बासमती? वो ये है कि चाहे गरीब आदमी भी है, वो प्रेफर करता है कि मैं उसका ब्रोकन खा लूं, लेकिन वो खाता बासमती है क्योंकि उसका टेस्ट बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आई कैन सेफली से कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कंजप्शन जो इस वक्त मैं 3.2 कह रहा हूं, तो मेरे पास जो फिगर है उसके मुताबिक तकरीबन हम जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो 82-83% जो है जी बासमती, या उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं जिसमें ब्रोकन भी है, या उसकी CSR भी की जाती है जो रिजेक्शन से आती है, या थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि यस यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट कि जितनी प्रोडक्शन हमने बढ़ाई है उतनी हम एक्सपोर्ट में उसको एक्सेल नहीं कर सके। बट मैं अगर आपके पास तो डेटा एक्चुअल है तो देखें आप, अगर 4 साल पहले देखें या 3 साल पहले देखें, तो हम 4 मिलियन टन से नीचे थे, यानी कि अगर बासमती का शेयर देखें तो वो 4.5 लाख टन पे आ गया, सिर्फ 4.5 लाख टन पे आ गया था। लेकिन नाउ वी आर पिकिंग अप, और पिछले साल हमने 8,90,000 टन किया है सर। वो तो वही लॉस्ट वॉल्यूम है ना जो कि 2011 में अचीव किया था, फिर वो जो यूएस डॉलर के जो हमने जो इसाक डार साहब की जो भी हरकतें थी डॉलर के साथ, वॉल्यूम खोया, वो वॉल्यूम रिकवर कर रहा है। एनीवे मैं ये बात नहीं पूछ रहा कि क्या एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही, मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी में बहुत सवाल उठाया जाता है अक्सर औकात कि राइस जो है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और बासमती जो है वो एक्सपेंसिव क्रॉप भी है। तो क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जैसे अभी हमारे नए स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बासमती की कल्टीवेशन को इनकरेज करना, क्या ये एक अच्छा सौदा है इन अ वाटर स्ट्रेस कंट्री? आदिल मंसूर साहब, ये मैं पहली बात ये कि दूसरे पार्ट से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, बट आई कम बैक टू दैट लेटर ऑन। जो आपने पहले बात की है कि जी बासमती की जो प्रोडक्शन है वो, और बासमती जो है ना वो ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है, ये स्टैटिस्टिकली ठीक बात नहीं है। मैं आपको स्टैटिस्टिक बता देता हूँ। ये देखिए, जो नॉन बासमती या हाइब्रिड जो है, जब उसको आप ग्रो करते हैं तो वो तकरीबन आप मई के महीने में स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मई या मैक्सिमम आप मई के एंड पे उसको खत्म कर देते हैं, या जून में थोड़ा के पहले वीक में। नाउ यू इमेजिन कि आप मई और जून में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक है, विच इज लाइक आजकल तो शायद इस साल तो एक्सेप्शन है, वरना 46-45 ये नॉर्मल होता है, और सिंध में 47-48 तक भी जाता है। अच्छा, अब उसमें आपने क्रॉप लगा दी, पानी दे दिया उसको, तो वहां पे क्या होगा कि ट्रांस इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द फील्ड टू द एटमॉस्फेयर वो बहुत ज्यादा ज़्यादा है कि जब 50 सेंटीग्रेड या 48 सेंटीग्रेड होगा तो वो उतनी इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2 महीने कम से कम 45 डेज जो है, देखिए उसका जो क्रॉप का पीरियड है, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट, कि जो उसका क्रॉप का पीरियड है वो रेंज करता है 70 से 90 डेज। अब 70 से 90 डेज में उसका जो 45 डेज हैं वो सवियर मौसम के अंदर आती है, जो नॉन बासमती और हाइब्रिड है। तो जो वाटर लॉसेज हैं, वाटर लॉसेज परकोलेशन में, वाटर लॉसेज इन सीपेज, और सबसे ज्यादा जो 53% है वो एटमॉस्फेरिक जो लॉस होता है वाटर का, वो सबसे ज्यादा होता है। ये स्टडी बता रही है कि 53% वो होता है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप 45 डेज उसको पानी देते हैं वो पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमारे यहाँ बासमती में क्या होता है कि बासमती हमारी 15 जुलाई को उसकी कल्टीवेशन शुरू होती है। नाउ दैट इज द टाइम कि हमारा मॉनसून जो है अराइव हो जाता है।
तो जब मानसून अराइव हो जाता है तो दो चीजें उससे आती है, एक तो आपको पानी तो मिलता ही मिलता है, मतलब जो ऊपर से आ रहा होता है, और दूसरा ये होता है आपका कि मानसून की वजह से जो आपकी ह्यूमिडिटी है, इन दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन दी एयर, इन दी एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि टच नियर अबाउट 70। तो अब ये एक नेचुरल उसूल है इवेपोरेशन का कि जब ह्यूमिडिटी 70% ऊपर है और नीचे से जो है उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो लॉसेज है, व्हाट आई एम वांट टू से, आल्दो के वो क्रॉप 160 डेज की टोटल होती है नर्सरी लगाने से लेकर उसके, और ये क्रॉप तकरीबन 110 दिन की बनती है नर्सरी लगाने से। दिन का फर्क है जो आपने बिल्कुल ठीक है 50 डेज का, लेकिन उसमें जो 45 डेज हैं हाइब्रिड के जमाने के या उसके, वो किलिंग है। तो उसमें अगर आपको मैं फिगर दे सकूं तो मेरे पास फिगर ये है कि तकरीबन जो आपकी नॉन बासमती की कंजप्शन होती है वो इस वक्त तकरीबन लोग कोट कर रहे हैं 2250 से लेके और 4000 लीटर तक। ये डिफरेंट है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में। लेकिन अगर आप बासमती की देखें तो सर ये कैलकुलेटेड है कि बासमती जो है इट नेवर क्रॉस 3.4 यानी कि 34 से ज्यादा नहीं जाती है, 3400 से। तो ये बहुत बड़ा बेस्ट कंसेप्ट है मेरे ख्याल में। मैं कहता हूँ कि इस पे और ज्यादा बहस होनी चाहिए, साइंटिस्ट हैं इस पे लगे हुए, इसमें बैठे हुए एग्रोनॉमिस्ट भी होंगे और भी लोग हैं। आई से विद प्रूफ या जो उसका डेटा अवेलेबल है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हाईएस्ट होता है, दैट इज द मैक्सिमम लॉस। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मिसकंसेप्शन है। एक तो बात ये। अब नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ जो ऐसे पीएम ने कहा, मैं समझता हूँ टोटली मिसप्लेस्ड एंड टोटली इल कंसीव्ड, मैं ये भी कहूंगा इसके साथ। इसलिए कि भाई नंबर 1 जो बात है वो ये है, अगर आप, मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, हेरिडिटरी की बात बाद में करूंगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें तो भाई जो नॉन बासमती है वो पूरी दुनिया में जो नॉन बासमती पैदा होता है हम उसका 5% भी नहीं ग्रो कर रहे हैं, 5% भी हम ग्रो नहीं करते हैं। उसके बावजूद आप देखें कि इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, मैं इसलिए वियतनाम की इसलिए मिसालें देता हूँ क्योंकि उनके पास डिफरेंट थोड़ा सा स्टफ है, या उसके साथ थाईलैंड है या लाओस या म्यांमार है या कंबोडिया है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया हमें बेचने नहीं देता है, इसलिए कि इंडिया में जो नॉन बासमती क्रॉप है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये क्रॉप आई थी तो गवर्नमेंट ने परचेज की थी 2200 रुपए में। आज वो जो क्रॉप है वो 2900 रुपए क्विंटल की है वहां पे। मैं आपको अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट देखिए WTO के तहत ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दुनिया में एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं कि हम 10% से ज्यादा सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं टोटल इनपुट्स को। ये ट्रिप्स के तहत एक एग्रीमेंट है। अच्छा, इंडिया इज वायलेटिंग इट फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, और उसका रिजल्ट ये है कि 2 साल पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उसके साथ 3 छोटे मुल्क हैं यूरोप के मुल्क, उन्होंने उसको चैलेंज किया है कि भाई आप ये डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में। डिस्टॉर्शन कैसे कि आप सब्सिडी देके और राइस उगाते हो और उसको फिर पब्लिक सिस्टम के नाम से वो आप इकट्ठा कर लेते हो, और जब 5-6 महीने के बाद आप कहते हो जी OMO कहते हैं उसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आप उसको सस्ता उनको देते हो। वो बजाय इसके वो सस्ता राइस जो है वो लोगों को जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाए, वो वापस जाता है एक्सपोर्ट के लिए। ये बाकायदा उन्होंने केस किया हुआ है और पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान शुड वेहेमेंटली सपोर्ट इट कि भाई इंडिया जो है वो, अगर हम पाकिस्तान तक महदूद रख लें और इंडो पाक जो भी हमारी ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स है उसमें ना जाएं। मैं समझना दरअसल ये चाह रहा था कि अगर हम बासमती कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है बासमती कल्टीवेशन डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, अगर हम नंबर्स के ऊपर मजीद डिबेट नहीं करते। बासमती कंजम्पशन डोमेस्टिक जो बढ़ रही है इसके पीछे ट्रेंड्स क्या हैं आपके ख्याल में? किस वजूहात की वजह से पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो बासमती इंक्रीजिंग बासमती कल्टीवेशन की तरफ और बासमती कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो रही है? इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल में इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, मे बी सम पीपल कैन डिसएग्री इन 2021, लेकिन अगर आप 2020 या 2018 की बात में देखते जब हमारा पर कैपिटा इनकम जो थी वो $1800 के करीब थी, तो हुआ क्या है कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है
वो बड़ी है। अच्छा वो कैसे बड़ी है, मैं आपने क्या किया है कि आप ये हर 2-3 साल के बाद जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो वर्किंग क्लास, उसकी सैलरी आप बढ़ा रहे हैं। जब आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। तो आपके सामने है, मतलब कि ये जो बस्ट आया हुआ था शॉपिंग का, वो आप देखते हैं, उसकी वजह यही है कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, एक नंबर 1, कि वो वहां से उठ के और उन्होंने थोड़ा सा अपना जो स्टैंडर्ड है उसको भी ठीक कर लिया है। अगर वो ब्रोकन खा रहे थे तो वो अब थोड़ा सा उससे बेहतर उसकी राइस की तरफ आ गए। दूसरी बात में सबसे अहम आपको बताऊं वो ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो फैक्ट है ना सर कि पिछले 20 साल में बढ़ी है, आपका जीडीपी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा उससे क्या हुआ कि इसमें बीच में हॉरिका डेवलप हुआ है ना। हॉरिका क्या है? हॉरिका आपका ये जो होटल्स हैं, ये रेस्टोरेंट हैं, ये आपके शादी हाल हैं। अच्छा इसने पूरा कल्चर चेंज कर दिया है। उससे क्या होता है कि हॉरिका में कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो जो राइस है वो वहां पे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अच्छा वहां पे वेस्टेज भी है, वो गलत बात है, लेकिन वहां पे उसकी कंजप्शन जो है ना वहां पे बढ़ रही है। तीसरा एक और अहम फैक्टर ये है कि आपकी वर्किंग क्लास जो है 2000 के बाद वो बड़ी है। अच्छा वर्किंग क्लास बढ़ने का मतलब ये है कि वो क्योंकि दोपहर में अपने ऑफिस में होते हैं ना। अगर आप कराची में जाएं और अब इवन अब लाहौर में भी देखें या बड़े शहरों में, तो सबसे इजीली अवेलेबल और चीपर जो चीज होती है वो बिरयानी है। उसकी प्लेट ही लेते हैं ना, उसमें आपको मतलब कोई और चीज उसके साथ डालने की जरूरत है, रोटियां भी लाए, फल। तो वो इतना पॉपुलर हुआ है जो आपका बिरयानी का सेक्टर है, अगर आप देखें तो उसकी वजह से, इन 3 सेक्टर फैक्टर की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन है उसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन या 1.1 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स। यस सर। अगर हम अब बात करें पाकिस्तान के अंदर बाकी राइस वेराइटीज की कंजम्पशन के ट्रेंड्स के, क्योंकि हाइब्रिड राइस की भी जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो उतनी ही बड़ी है, बल्कि ज्यादा बड़ी है बासमती के मुकाबले में। और इरी जो राइस कहलाता था उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट रही है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रेंड्स किस तरफ हैं? हाइब्रिड राइस की तरफ कैसे हैं? उसका इस्तेमाल किन कैटेगरीज में होता है? क्या रीजन वाइज वेरी करती है कंजम्पशन ट्रेंड्स? बलूचिस्तान में अलग हो, सिंध में अलग, पंजाब में अलग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं एक बार सुना था कि पंजाब के अंदर, स्पेशली नॉर्दर्न पंजाब में, बासमती कंजम्पशन पसंद नहीं की जाती। ग्रो तो जरूर किया जाता है बासमती फॉर ट्रेड, लेकिन बासमती कंजम्पशन ट्रेडिशनली पसंद नहीं की जाती थी। क्या ये बात सही है, गलत है ये assumption? नहीं देखिए, इसी तरीके बहुत से सारे लोग हाइब्रिड कहते राइस जो हैं जी। मजीद प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी प्रोडक्शन बहुत बड़ी है, वो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए हो रहा है या लोकल कंजम्पशन के लिए हो रहा है? अगर अगर इस एक हवाले बात से तो रोशन। बड़ी एक बात तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी ग्लेरिंग है कि जो हाइब्रिड राइस है वो लोकल कंज्यूम नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी लिटिल पॉपुलेशन। देखिए हमेशा होता है जो पॉवर्टी लाइन में आपके अगर 30% लोग हैं तो उसमें से भी सिर्फ 10% लोग शायद ऐसे हैं कि वो हाइब्रिड खाते हो। हाइब्रिड हमारा टेस्ट ही नहीं, पहली बात तो ये। आप हाइब्रिड को खा के देखें और नॉन बासमती को खा के देखें तो आपको थोड़ा सा उसमें फर्क खुद ही नजर आएगा। अच्छा एक तो सबसे मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत बड़ा रोल है, आई लेकिन एम रियली सॉरी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ अजम्पशन के लिए बात कर रहा हूँ, आई विल नॉट होल्ड यू टू दिस, कि अगर डोमेस्टिक राइस कंजम्पशन 3 या 4 मिलियन टन के करीब है, उसमें से 90% बासमती होगा, चाहे इन वेरियस फॉर्म्स हो, सुपर बासमती हो, ब्रोकन बासमती हो, रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल और क्लास लेवल, और चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, largely 90% of Pakistan consumption is basmati consumption in any form. क्या ये दुरुस्त assumption हो मैं सकती सर है? इसको जी मैं इसको बिल्कुल मैं अपनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि 80 से 90% जो है पाकिस्तान में या बासमती के डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं या बासमती इस्तेमाल होता है। ये मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। हम क्योंकि मार्केटिंग भी करते हैं, हमें पता है। पिछले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, इस साल जो है ना जी 2020 और 21 में जितने भी ब्रोकन थे लोगों ने उसके ब्रांड बना के और वो डोमेस्टिक मार्केट में बिक रहे थे। जो फुल ग्रेन राइस था वो नहीं बिक, क्योंकि वो महंगा था, वो नहीं बिक, लेकिन ब्रोकन का तो मिलता ही नहीं था। तो मेरा ख्याल ये है कि बाकी लोग हैं उसमें वो सब यहाँ पे क्योंकि वेल इन्फॉर्म लोग बैठे हैं और प्रैक्टिकली मिलिंग कर रहे हैं। तो ब्रोकन जो है ना सर वो अब हॉट केक था जो हमारी पॉपुलेशन थी जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो उसका। तो मुझे मेरा ख्याल है कि बासमती की ही कंजप्शन बढ़ी है। जी सर।
ये जो हाइब्रिड राइस जो मजीद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किस रीजन के लिए कर रहे हैं? इज इट एक्सपोर्टेड मेनली टू चाइना, या इसकी एक्सपोर्ट नॉर्दर्न अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज के रीजन है वहां भी है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो हाइब्रिड अभी इंट्रोड्यूस हुआ था पहले, अगर आप उसकी विड्थ और लेंथ देखें तो ये वो थोड़ा सा मुझे लगता है, आपको सबको लगता है जैसे ये एक गोल सा राइस है, हालांकि ये राउंड राइस नहीं है, बट उसकी विड्थ और लेंथ रेशो ऐसी थी कि वो मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कि मोटा बहुत सारा है। although इरिस 6 भी मोटी होती थी, लेकिन वो उससे ज्यादा था। तो अब ये डेलिब्रेट कोशिशें हुई हैं पिछले 4-5 साल में। आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने के ब्रीडर्स ने क्या किया है कि उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश की है और उसको वो लॉन्ग ग्रेन की तरह 6.5 से ऊपर का ग्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बने भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात इटसेल्फ ये बताती है कि जो हाइब्रिड है उसको उसकी कंजप्शन जो है वो नहीं है और लोग यहाँ पाकिस्तान में उसको पसंद। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब आप आ जाते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में। नाउ वी आर लकी। हम क्या कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये बात, हम अभी तो जो हाइब्रिड है वो उसको उसके साथ मिला के बेच रहे हैं, इरिस 6 के साथ। हम उससे अलग नहीं बेच रहे हैं, अभी उसके साथ मिला के बेच रहे हैं। लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसमें रेशो बढ़ेगा, तो आई फियर कि ये आपको प्रॉब्लम आएगा कि आप देखिए ना, आपकी इरिस 6 जो है वो वेल एस्टेब्लिश है। पिछले बहुत सालों से हम 2-3 डेकेड से हम ये इरिस 6 जो है मोटा चावल है, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वेरी वेल एक्सेप्टेड है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको शॉर्ट लेंथ के जो आपके हाइब्रिड हैं, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में जाके आएगा। एक बात ये। दूसरी बात सर ये, इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, ये मेरे ख्याल में ये मिसकंसीव जो मैंने कहा था कि जो SAPM कह रहे हैं वो इसलिए है कि भाई हमारे पास ये मतलब कि डोमिनेंसी है इंडिया और पाकिस्तान की बासमती के अंदर, तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है या इंडिया के साथ है या हमारा अपना ही उसके साथ है। अच्छा, अब एक सिनेरियो देखेंगे कि पूरी दुनिया में 5-6 कंट्री और बेच रहे हैं, इंडिया बेच रहा है, तो हम उसके मुकाबले पे कैसे बेच लेंगे सर? उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाईलैंड, उनके पास उसके मार्केटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि हम एक प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं अगर हम उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल क्या होना चाहिए कि आपको एक लेवल बना लेना चाहिए। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, सॉरी, थोड़ी आपकी आसानी के लिए, कि मेरे ख्याल में आपकी, अगर मैं 1 मिलियन टन पे भी चलो उसको मैं ले जाता हूँ, बढ़ाते हैं, तो 1 मिलियन टन आपकी एक्सपोर्ट है और आपकी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है जिसमें ब्रोकन आता है, वो सब चीजें मिला के, क्योंकि हमारी रिकवरी जो होती है ना सर एक्सपोर्टेबल की, वो स्टीम राइस में सिर्फ 30% होती है। ओनली 30% जो है ना हमें राइस मिलता है और बाकी सारा उसके अंदर ब्रोकन है या हस्क है या दूसरी चीजें। तो उससे आप अंदाजा करें कि अगर हमने राइस हमें चाहिए 1 मिलियन टन, तो हमें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। फिर हमें डोमेस्टिक कंजप्शन की जो ब्रोकन वगैरह है वो हमें चाहिए 1.5-1.6। इट मीन्स कि हमें कम से कम राइस जो है ना सर 3.5 मिलियन टन तो किसी सूरत में हमें इसको नीचे नहीं आने देना चाहिए बासमती। नो, अब ये अगर यहाँ पे बहुत सारी आई एम श्योर कि आप वो सवाल पूछेंगे तो मैं उस तरफ उसका जवाब दूंगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आप ये ना करें, चलिए आप मतलब कि पूरे मुल्क में इरेशनल तरीके से हाइब्रिड को लगाना शुरू कर दें। आप ये करें कि आइडेंटिफाई करें एरिया, और उस एरिया को आइडेंटिफाई करके और अपनी 3.5 कम से कम जो है ना मिलियन टन की जो प्रोडक्शन है उसको इंश्योर करें, और बाकी जो वो लगाएं, हमें कोई उसमें किसी को भी ये ठीक है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और हमें ये करना चाहिए। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि जी आप बासमती का हक बीच में निकाल दें। दूसरी बात ये है कि ये हमारा ये मैंने इकोनॉमिक्स की बात आपको की है। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल शायद आपका हो तो मैं आपको बताऊंगा जी कंपैरिजन क्या है। तो मेरे ख्याल में ये मिसकंसीव्ड है ये बात कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो उसको तकरीबन 70% ले जाएं हाइब्रिड के ऊपर या इवन नॉन बासमती के ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि 3.5, देखिए वाई टोटल जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन 5 या 5.2 मिलियन टन की है बासमती की। 5 या 5.2, पिछले साल वो 5.2 थी, अभी साल शायद हम 5 मिलियन टन पे, देखिए इंडिया ने भी कम किया 3 लाख 3 लाख टन, हमने भी मुझे लगता है कि 2 लाख टन हम कम करेंगे।
तो अब ये टोटल में से हम अगर एक्सपोर्ट कर लें 1 मिलियन टन और बाकी इंडिया करता है, उसके पास क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इस साल की वो 7 मिलियन टन की थी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास मिनिमम 3.5 मिलियन टन की जरूर प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका बायर, ये मार्केटिंग का बेसिस, अगर आपका बायर इस साल आपसे स्लिप हो गया, आप कहते हो यार मेरे पास बासमती नहीं है, मतलब हमारे पास बासमती नाम बासमती, तो बायर अगर स्लिप हो जाता है तो फिर उसको वापस आना मुश्किल काम जी। अब अगर हम एरी राइस के मुताबिक थोड़ी बात कर लें, उसकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक जो स्टैग्नेट करी है, उसकी क्या वजूहत है पीछे के? एक्सपोर्ट डिमांड डिक्लाइन की है, एरी कभी भी लोकली कंज्यूम होता नहीं था, या एरी की फार्म इकोनॉमिक्स अट्रैक्टिव नहीं रही, इसकी क्या वजूहत है? उसकी सिंपल वजूहत ये है जो कि फार्मर रिलेटेड है, और ये फार्मर का हक है कि जब फार्मर को एकड़ से इनकम नहीं मिलती है तो वो डेफिनेटली उसका हक है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज के ओवर द इयर्स जो हमारी इरिस 6 सीजन में, इरी 9 तकरीबन खत्म हो गई है, जो शहजादपुर वगैरह में लगती थी, लेकिन अगर आप इरिस 6 को भी देखें तो इरिस 6 जो है वो पूरे सिंध में लगती थी, लोअर में भी और अपर में भी, और लेकिन अब लोअर सिंध तो उसको छोड़ गया है। अब जो अपर सिंध है वो मेरी इतला के मुताबिक जो राइस कैनाल का एरिया है उसमें अभी उसने इंक्लूजन किया है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस साल 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे सीड बिकता है। हमारे यहाँ पंजाब बेस्ड कंपनी है, वो हाइब्रिड सीड वहाँ बेच रही हैं, तो वो इनरोड्स कर रही है ऑन द राइट साइड ऑफ द इंडस्ट्री जो बैंक है। तो उसकी बेसिक सर वजह यही है कि वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होते होते और वो 40 मन से भी नीचे आ गई है। अब आप देख रहे हैं 40 मन भी मैं लगा लूं और अगर उसका रेट उसको 1200 ही मिलता था ना जी, 1200 या 1300, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एकड़ की जो आमदनी हुई वो 52,000 या 55 बहुत ज्यादा लगाएंगे तो वो उसको मिल जाएगी। इस साल शायद थोड़ा सा ज्यादा मिल गया था। तो आप उसके मुकाबले पे अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो हाइब्रिड जो है ना सर, उसकी प्रोडक्शन तो आप देख लें बदीन में भी, मातली में भी, टंडो मोहम्मद खां में भी, इन एरियाज में भी, और वो 100 मन के करीब आई थी, इससे ज्यादा आई थी। तो इकोनॉमिकली इट इज वायबल फॉर द फार्मर्स एंड प्रेफरेबल फॉर द फार्मर्स कि वो उस क्रॉप की तरफ जाएगा जहां उसकी इनकम बढ़ेगी, और वो 52-55 हजार की बजाय उसकी इनकम कुछ हालात में 1,10,000 टन भी, सॉरी 1,10,000 रुपए भी आई है। तो ये इसकी इकोनॉमिक कैलकुलेशन है कि फार्मर, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन है, उसका सीड वैसे भी ओल्ड हो गया, हमने उसमें किसी ने कोई कोशिश नहीं की, डोकरी जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कोई उसमें कोई बेहतरी की कोशिश नहीं की, हमारे यहाँ भी उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो आई थिंक वो बेचारी जो क्रॉप थी वो आइसोलेशन में ही वो आहिस्ता आहिस्ता और खराब हो रही है। तो उसने खत्म हो जाना है अनलेस के वी इंट्रोड्यूस न्यू सीड इन इरी काइंड ऑफ वैरायटीज, जैसे इरी 8 भी है, इरी 36 भी है, और भी वैरायटी है, लेकिन वो नहीं, अब इरी 6 जो है ना वो शायद सस्टेन ना कर सके उसी एरिया में जो राइट साइड ऑफ द इंडस रिवर है, वहां पे बासमती आ गई है जो अपर सिंध है, और जो मिडिल है जो लाड़काना वगैरह उसमें हाइब्रिड आना शुरू हो गया है। अब नीचे जाके मुझे नहीं पता उसका मोहम्मद में जो दोस्तान में है और कड़ी खैरों में, उसमें भी आइंदा 1-2 साल में क्या होगा। आपके जवाब ने 3 सवाल छोड़ दिए हैं। नंबर 1 ये कि क्या एरी की जो प्रोडक्शन थी पहले भी और अब भी जितनी बाकी है वो एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए थी या उसकी लोकल कंजम्पशन कोई थी? नंबर 1 सवाल ये है। नंबर 2 ये कि क्या हाइब्रिड की कल्टीवेशन पंजाब में हो रही है और उसकी क्या ट्रेंड्स हैं? अगर इन 2 सवाल पर, मैं फिर 3 सवाल पर आता हूँ उसके बाद। मुश्किल देखिए, बात ये जो पहली बात आपने की, बिल्कुल जो इरिस 6 हम करते थे वो एक्सपोर्ट भी होती थी और उसकी एक एस्टेब्लिश मार्केट्स हैं, लोग उसका टेस्ट भी और उसको लोग लाइक करते हैं। मेरा ख्याल है हमारे वाइस चेयरमैन थे रफीक सुलेमान साहब, वो कीनिया में बहुत काम करते हैं, वी कैन बेटर कमेंट अगर वो लाइन पे है इसमें है तो। बहरहाल ये उस वक्त कीनिया हमारी बहुत बड़ी जगह है, फिर हमारा युगांडा वगैरह में इधर हमारा ये जाता है राइस इरी 6, लेकिन अब पाकिस्तान में लोकल कंजम्पशन थी एरी की क्या? अच्छा, अब आप सॉरी आपका सवाल एक बीच में ये था कि पंजाब में, देखिए पंजाब में जो मेरी इतलात है, क्या एरी की कंजम्पशन पाकिस्तान में है? और पंजाब के हवाले से मैंने हाइब्रिड पूछा था कि क्या हाइब्रिड की कल्टीवेशन पंजाब में हो रही है कि नहीं हो रही?
जो मैं एक बात कह सकता हूँ कि पंजाब में जहाँ तक कंजप्शन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में 5% से ज्यादा नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान में क्या क्या एरी की कंजम्पशन है सिंध के इलाकों में, केपीए? नहीं सर, वहां भी नहीं। हाँ, वहां पे एक उसका यूज है, वो फ्लावर बनाते हैं उसका, वो फ्लावर बना के उनकी अपनी ट्रेडिशन है, वो मैंगो के साथ भी खा लेते हैं और फ्लावर काफी बनता है, तो वो उसकी एक जरूर एक मतलब यूटिलिटी है वहां पे, लेकिन वो सब्सटेंशियल नहीं है जो क्रॉप अगर आप देखें तो। मैं अच्छा, इसके बाद मैं मालूम करना चाह रहा था, क्या हाइब्रिड राइस की कल्टीवेशन पंजाब में हुई है क्या पॉपुलर? सर ये बिल्कुल फैक्ट है, काफी बड़ा इनरोड किया है उसने उस एरिया में जो कि रावी और सतलज के दरमियान में है। मैं समझता हूँ रावी और सतलज के दरमियान में जो डेल्टा है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम कसूर, लोअर पार्ट ऑफ कसूर, कंगनपुर, अगर वहां से करें फिर आप नीचे आ जाएं और फिर बसीरपुर से नीचे जो आपका बोंगा हयात है। मैं थोड़ा सा आपको ये मैप बता रहा हूँ इसलिए कि ये यहाँ पे तो पिछले साल लोगों ने बहुत अच्छा उनका हाइब्रिड का एक्सपीरियंस रहा और उनकी जो क्रॉप थी वो 110 मन तक भी आई, और इस साल उसमें काफी इजाफा हो। ये तो सीड कंपनियां जो है वो अभी फिगर आएंगी तो पता लग जाएगा, सीड कुछ बिक गया है, तो मेरा ख्याल है कि सब्सटेंशियल इजाफा है, खासतौर पे जो डेल्टा है ना जी, रावी और सतलज के दरमियान, उसमें काफी चेंज आ रही है। लेकिन अपर पार्ट में अगर आप लोअर में चले जाएं तो लोअर में जाके ये रहीम यार खां में खत्म होता है सतलज जो है, सॉरी रहीम यार खां कह रहा हूँ, ये बहावलपुर में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये बिहाड़ी से आगे जो है ना जी हाइब्रिड इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात मेरे इल्म में ये है, जो दोस्तों से बात होती रहती है, कि अब इसने भी जो आपका डेल्टा है ना चुनाब और झेलम और चुनाब और रावी के दरमियान में, उसमें भी इनरोड्स किए हैं जो आपका ये हाइब्रिड है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना जी, झंग के एरिया में, लिया के कुछ एरिया में जहाँ पे मतलब कि पानी की कमी होती है, ये जो चुबारा है, मनकेरा है, इन इलाकों में अगर थोड़ा सा और आप चले जाएं राइट साइड इस पे मुझे कलकूर कोट, तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो है ना जी इस तरफ इनरोड करना शुरू किया है उसने। थोड़ा सा अगर आप और मुझे इजाजत दो, जो डीजी खां का एरिया है जो तोसा से मिलता है, और फिर तोसा के साथ जो डीआई खां का एरिया है, उसमें भी थोड़ी सी मतलब सीड की सेल हुई है। इट्स प्रीमेच्योर टू से कि जी बोबड़ा को इनकलाब आने जा रहा है, बट मेरा ख्याल है कि जो हाइब्रिड है वो अब हमारी जो ये डेल्टा है, जो ट्रेडिशनली डेल्टा था बासमती का, उसमें भी इनरोड्स उसकी हो रही। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड की जितनी भी इंक्रीज्ड कल्टीवेशन है वो मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। यस इट इज। देखिए इसका जो बड़ा अच्छा सवाल था आपका, मैं सॉरी मिस कर गया। देखिए इसको तो प्राइमरीली जो कंजप्शन है जी वो चाइना की है, जो प्राइमरी इसकी जो कंजप्शन है, लेकिन पाकिस्तान इज लकी कि हम क्योंकि इरिसिक्स पैदा करते थे जो कि चीपेस्ट राइस है दुनिया में, तो उसके साथ जब ये अगर 10%, 15%, 20% है भी, तो ये चलता रहा, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आया। बट मैं अब ये समझ रहा हूँ कि जो इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी कि ये जो हाइब्रिड है उसकी टोटल प्रोडक्शन में देखना चाहूँ जो कि सिंस में थी और एक पिछले साल यहाँ पे हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टोटल प्रोडक्शन का और कुछ 7-8% से भी ज्यादा है। आप बदीन की, मादली की सारी फिगर ले लें तो आपको समझ में आ जाएगी टनोबत कहाँ की और फिर यहाँ की। लेकिन जब ये क्रॉस करके 20% से बढ़ जाएगा तो आई थिंक दैट विल बी अ रियल चैलेंज फॉर द एक्सपोर्टर कि इसको एज ए हाइब्रिड सिर्फ, यानी मैं अभी जब मैं इस वक्त हाइब्रिड की बात कर रहा हूं तो वो वैरायटी जो कि शॉर्ट लेंथ की वैरायटी है और वाइडर उनकी विड्थ है, लेकिन अगर इसमें कोई नया सीड कुछ आ गया है, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कमर्शियल बात है, तो उसमें उन्होंने उसकी लेंथ को भी बढ़ाया है, दिस इज ए गुड, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हाइब्रिड के अंदर भी हमें उसकी शेप थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये बात याद रखें, इट कैन बी ए चैलेंजिंग फॉर यू अगर हमने अनप्रोपोर्शनली, अगर हमने इसको इरेशनली बढ़ाया तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए, हमारे फार्मर के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल है जी। अच्छा मलिक साहब, आपने जो ये बताया, अभी मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा और इसमें शायद एक छोटा सा सवाल भी निकल आए
कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है कंगनपुर से स्टार्ट होके वेड़ी तक और आगे आगे तक, ये अब थोड़ा सा पोटैटो और मेज की बेल्ट में आ गया है। इसमें 3 क्रॉप्स फार्मर्स जो है वो लेना शुरू हो गए हैं। वो जो पहले पहले मतलब कोई और क्रॉप लेते थे, उसके बाद उन्होंने वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो राइस लगाना शुरू कर दिया। अब जो इस साल मुझे जो इन्फ्लुएंस लग रहा है, पिछले साल चूंकि हाइब्रिड की प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर वैरायटीज अच्छी थी ईरी की निस्बत या दूसरी वैरायटीज की निस्बत, और दूसरा उसका रेट जरा बेहतर था। अब ये मेरे ख्याल में, आप इसको ज्यादा बेहतर आप बता सकेंगे कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस होगी फार्मर्स की तरफ से कि नहीं, कि अगर रेट मुनासिब रहता है तो फिर तो शायद फार्मर्स हाइब्रिड की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर रेट मुनासिब नहीं रहता तो फिर फार्मर शायद जो है वो उस तरफ ना जाए। तो इसके बारे में जरा अगर आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें 3 क्रॉप्स होती हैं हमारी। देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है इस मुल्क में भी और साथ जो नेबर्स हैं, वो ये है कि जब भी आप डेविएशन करते हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो सप्लाई चेन का, वो अभी तक हमने फुली डेवलप नहीं किया, बल्कि यहाँ तो इन्फेंसी स्टेज पे है। तो उसमें क्या होता है कि पिछले साल तो ठीक है वो बिक गई थी जो हाइब्रिड था, बट आई फियर कि ये किसी स्टेज पे जाके, और जो एक्सपोर्टर है वो शायद इसको ना उस तरीके से करे, अनलेस एंड अनलेस कि हमारी चाइना के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग रहे। हमारा एक एफडी उसके साथ साइन हो चुका है, उसके तहत कुछ बेहतरी तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर शायद 7 लाख टन कर रहे थे 2-3 साल पहले ही, हमने 7 लाख टन किया था, फिर वो कम होकर 3 लाख पे आ गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि 30 लाख टन हो जाएगा, 3 मिलियन नहीं हो जाएगा। उसकी वजह की मैं बताता हूँ आपको। आल्दो चाइना इज ओवर क्लोज फ्रेंड, लेकिन चाइना में के जो मफादात हैं वो वियतनाम के साथ भी हैं, उसका एरिया लगता है उसके साथ। चाइना के मुफादात थाईलैंड के साथ भी हैं, और फिर उसके साथ म्यांमार के साथ, ये 3 कंट्री जो है उसके साथ लगते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये जो राइस है ना सर, राइस ये पॉलिटिकल कमोडिटी है, ये समझे आप। पाकिस्तान के उसमें भी मैं ये इस पे बात कर सकता हूँ लेटर ऑन, अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये पॉलिटिकल कमोडिटी कैसे है, तो ये पॉलिटिकल कमोडिटी है ना। चाइना क्या करता है कि उसने जब उसको थाईलैंड में कोई डेवलपमेंट करनी है और $5 बिलियन का कोई उसने ब्रिज बनाना है, तो कहता है ठीक है भाई मैं ये करता हूँ, लेकिन आप राइस जो है वो मुझसे लेंगे। इसी तरह वियतनाम में होता है। अब ये उठा के देख लें, आपको ये नजर है कि मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं क्योंकि उसको फॉलो करता रहता हूँ। हम वो नहीं, ज़ाहिर है कि हम वो नहीं कर सकते। तो हमारे नेबर कंट्री ने क्या किया कि अफ्रीका में चावल की जरूरत थी लोग, तो उन्होंने उठा के और गिफ्ट के नाम से मतलब एक जहाज भेज दिया। तो ये जो चीजें ना, ये पॉलिटिकल कमोडिटी है, ये ज़हन में रखिएगा, तो ये हमें किसी को प्रॉब्लम दे सकती है। सॉरी। थैंक यू जी। आदिल साहब कैरी ऑन। अब आपने जिक्र किया कि बासमती की कल्टीवेशन सिंध में भी नजर आती है, और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स भी हैं, ये भी शो करते हैं कि बासमती की कल्टीवेशन जो है वो जाहिर है अब सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, या पंजाब का जो ट्रेडिशनल बासमती बोल कहलाता था वहां तक महदूद नहीं है। तो अगर हम डिबेट को लेकर आए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ईयू की जो बहस चली थी पिछले साल, उसके हवाले से इंडिया ने, आपकी तो नॉलेज में मुझसे बहुत बेहतर होगा, मध्य प्रदेश के बासमती को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, सो एज टू इंश्योर कि उसकी जो बासमती की जो एक्सक्लूसिविटी है फ्रॉम द बासमती ओरिजिन हिमालयन रीजन वो मेंटेन रहे। पाकिस्तान में क्योंकि बासमती जाहिर है फार्म इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी है और लोकल डिमांड पे तहाशा है, बासमती कल्टीवेशन स्प्रेड कर रही है ऑल अक्रॉस सेंट्रल टू सदर्न पंजाब, अब सिंध तक ही आ गया, बलूचिस्तान तक भी आ गया मेरा ख्याल। फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर्सपेक्टिव और कॉपीराइट के पर्सपेक्टिव से, क्या ये जो अनएबेटेड ग्रोथ है बासमती की अक्रॉस पाकिस्तान, क्या ये हमारे लिए आगे जाके फायदेमंद साबित होगी या नुकसानदेह साबित होगी? सर, पहले तो हम ये समझ लें कि भाई ये जो हम कहते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए, देखिए बासमती जेनेटिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उठा के उसको यहाँ लगा लें और सिंध में लगा लें जेनेटिकली। प्रॉब्लम होता है फिनोटिपिकली। फिनोटिपिकली का मतलब ये है कि क्लाइमेट, उसकी सॉइल और उसका वाटर, ये 3 चीजें जो है, ये मतलब हम कहते हैं जी हिमालयन टेरेन। अब हिमालयन टेरेन शुरू होता है हिमाचल प्रदेश से,
शिमला से मतलब ऊपर और चले जाएं, और उसके बाद ये आके खत्म होता है, आप चाहें तो सियालकोट से उस तरफ जाके उसको खत्म कर लें। अच्छा, ये तो हो गया हॉरिजेंटली, लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या है? लेकिन डाउन स्ट्रीम में मेरा ये ख्याल है, आई हैव नो डाउट इस पे, क्योंकि जीआई का केस चल भी रहा है, तो हम इस पे और भी साबित को बात कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर कि जी इस जीआई का डिमार्केशन से कोई ताल्लुक नहीं, जो जीआई का केस चल रहा है इस वक्त उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसलिए कि सर ये पैदा होती है वो रिवर्स जिनको फीड करता है जो हिमालय का वाटर है, वो कौन कौन से है ये देख लें। सबसे पहले वो जो है वो झेलम है, झेलम के बाद चुनाव है, चुनाव के बाद रावी है, रावी के बाद सतलज है, सतलज के बाद ब्यास है, ब्यास एमपी तक जाता है, आगरा तक। तो आप ये अच्छा, अब ये जो डाउन स्ट्रीम है, जो स्टडी है सारी, ये जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये फैसला किया था कि जी हमने मध्य प्रदेश को नहीं देना, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जो नाइट टेम्परेचर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाइट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑफ द जो क्रॉप है, ये बेसिक बात है। उसके अंदर सॉइल और वो चीजें तो वो भी आ रही है, वाटर भी आ रहा है, लेकिन सबसे अहम बात ये है जिससे एरोमा डेवलप होता है कि जब क्रॉप फ्लावरिंग पे आती है तो उस वक्त उसको लो टेम्परेचर पे पकना चाहिए, यानी, और वो नॉर्थ के अंदर ज्यादा होता है। जो जो आप नीचे जाते हैं, आप देख लें, आप जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी, कि जैसे ही आप मैं कहता हूँ सियालकोट से जब नीचे जाते हैं तो जंग चले जाते हैं, तो आपका तकरीबन 2 से 3 सेंटीग्रेड का फर्क पड़ जाता है। और अगर आप जंग से और फिर ये चले जाएं नीचे तौसा और फिर पंजना तक चले जाएं, तो वहां पे जाके फिर 1-2 उसका फर्क पड़ता है। और सिंध की तो बात फिर बाद में कर ली। बट दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि ये इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं अभी इस पे सेंसिटिविटी नहीं क्रिएट करना चाह रहा, लेकिन परहैप्स ये शायद आप पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे कि आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें कुछ एरिया। मेरा ख्याल है ये, लेकिन बहरहाल इस पे बाद में डिबेट करेंगे। लेकिन इससे जो मौजूदा जो केस है ना सर, उसके अंदर आपने डिमार्केशन अभी नहीं की है, तो किसी ने उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आपकी अपोजिशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी अपोजिशन एक्सेप्ट हो गई है और अब आपने उसका कूलिंग पीरियड चल रहा है, उसमें दलाइल देने हैं। इंडिया कैन से लाइक दैट, लेकिन ये कोई उसका आर्गूमेंट नहीं है कि जी इसका एरिया जो है वो कर दिया गया है जहाँ ग्रो हो रही है। इंडिया के मेरी नियत बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी कि मैं इंडिया को आर्गुमेंट प्रोवाइड करूं कोई भी। मैं समझना दरअसल ये चाह रहा हूं कि अगर हमें डिमार्केशन की जरूरत पड़ती है और हम एक रजिस्ट्री बनाते हैं, तो आपके ख्याल में वो तमाम रीजन्स विच आर फेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, क्या वो तमाम रीजन्स बासमती कल्टीवेटिंग एरियाज के अंदर शामिल होंगे? आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है? देखिए, मुझे पूछेगा ना जी, मैं पहली बात तो ये है कि मैं वो एरिया डिमार्क नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये मुल्क की इंटेग्रिटी का मामला है, उस पर बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो मैंने अभी कहा है कि भाई जो डेल्टा इंडस और उसके बाद आपका झेलम आता है, उसके दरमियान डेल्टा है, उसके बाद जो झेलम और चुनाव के दरमियान में है और चुनाव के और रावी के दरमियान में है, उसके बाद आपका सतलज के, हमारे ब्यास तो आता नहीं है। तो ये जो डेल्टा है भाई, इसमें पानी भी वहीं ऊपर से आ रहा है। और इंडिया भी देखे ना आप, ये जो दरिया है ये इंडिया में भी आ रहे हैं ना, ब्यास वहां पे बहुत बड़ा दरिया है। तो हम कैसे उसको मतलब कि सतलज को एक्सक्लूड कर सकते हैं? पर्टिकुलरली लोग कह रहे हैं कि जी रावी से जो परला डेल्टा है, जिसमें कि कसूर आता है, साहिवाल का ये आरिफ वाला सारा ये जो एरिया है, बहावल नगर आता है, कि जी वो तो उसमें कॉलर में नहीं आता है। तो मैं शायद इससे एग्री नहीं करता। मेरा तो एक पॉइंट है, दो मैंने आपको बता दिया कि एक तो क्लाइमेट जो है उसका सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट है। दूसरे वाटर तो वही है जो हिमालय से आ रहा है नीचे, और जो उसकी सॉइल है उसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, फर्क कहाँ जाके पड़ रहा है? 500 किलोमीटर। मैं उसको अगर डिमार्क करना चाहूँ, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन डिमार्क करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि आप तकरीबन जो आपका हेड त्रीमू है वो उसका वो बॉर्डर बनता है। हेड त्रीमू जो है उसको अगर लगा लें तो मेरा ख्याल में कि ये आपकी वो होती है। और बहरहाल इस पर नेशनल डिबेट मेरा ख्याल ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप समझते हैं ना कि जिससे इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा?
तो हम पहले ये क्वाबार में फंसे हुए हैं कि हम काला बाग डैम बनाते बनाते फिर मुसीबत में फंस रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर को नहीं छेड़ना चाहिए। मतलब मैंने टेक्निकली आपको बता दिया है, सॉरी। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा काम सवाल उठाना है, तो इसलिए देखिए, अगर हम इसी सवाल को इफ वी ट्राई टू टर्न दिस टॉपिक ऑन इट्स हेड और हम उल्टा सवाल ये पूछें कि क्या आपके ख्याल में जो बासमती भावलपुर में ग्रो करता है या लाड़काना में ग्रो करता है या शिकारपुर में ग्रो करता है, क्या उस बासमती के ग्रोअर को सेम प्राइस मिलनी चाहिए इन कंपेयर टू जो कि हाफिजाबाद में या गुजरावाला में या लाहौर कसूर में बासमती जो ग्रो कर रहा है, क्या वो इक्वली प्रीमियम है? या फिर हम आगे जाके ब्रांड्स डेवलप करेंगे जहां पे हम कहेंगे यार ये सियालकोट का बासमती है नहीं वर्सेस ये शिकारपुर का बासमती है? क्या ये ज्यादा अक्लमंदाना होता है? हमारे इसमें ग्रुप में बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं जो कि ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, ब्राउन राइस की जो एक्सपोर्ट है वो 2000 सिंध से शायद हमने 2004 में सबसे पहले लिया था बागड़ जी से। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के काफी हो गया। उस वक्त हम डरते थे, हम मतलब यकीन करें कि हम उसको छुपा के रखते थे कि ये हमने सिंध का लिया, गाली होती थी। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 10 साल से सिंध जो लेने वाले हैं, मतलब कि जितने बड़े बायर हैं, हरबा है या यूनिकॉम है या मतलब कि वैन सिल्वो है, ये जो जितने भी ग्रुप हैं उनके नुमाइंदे आते हैं, उनको पता है कि ये सिंध से क्रॉप आती है और ये सिंध का हमें मिल रहा है। देन आई थिंक आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड माई सेल्फ, अगर कोई इसमें तो मुझे करेक्ट करना चाहे। मुझे नहीं लगता कि यूरोप में जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारा ब्राउन जाता है वहां पे कोई ऐसी कंसर्न है। वो कहते हैं यार ठीक है, एज लॉन्ग एज इट qualifies the test of the DNA, basmati DNA, it is acceptable to us. जी ठीक है, फिर एज लॉन्ग एज बायर को एक्सेप्टेबल है तो हमें भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप मैंने आपको बता दी है कि इसकी डायनेमिक्स ही बता दी है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है। लोकल सर आप कर सकते हैं कि अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं बताऊं कि मैं पिछले दिनों हमारे एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, वो एक ग्रुप में उन्होंने जोनिंग का एक लफ्ज कहा तो जनाब उस पर बड़ी बहस शुरू हो गई। अब पता है यहाँ पे लोग सुनते नहीं है, वो ही वाज लॉजिकल। मैं ये कहता हूँ कि जोनिंग जो है वो एक लॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात है, जियोग्राफिकल बात है। लेकिन वो फार्मर तो उस पर जनाब शुरू हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो सुसाइडल काम है। तो मुश्किल काम है ना सर, हम मतलब उस तरफ चले जाए, पर वी कैन स्टार्ट ए डिबेट। मैं एक बात कहूं आपको, सॉरी देखिए वो बात रह गई है, जो ये SAPM ने कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशलिस्ट, उस पर नेशनल डिबेट होनी चाहिए सर। वो नेशनल इसलिए कि नेशनल हेरिटेज है, ये हमें 300-400 साल से मिला हुआ। हाउ द समबॉडी कैन कम एंड ही कैन से यार आप ये कम कर दो और ये बढ़ा दो। मैं बिल्कुल इसे एग्री नहीं करता, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। मैं बाकी बात कोई नहीं करता हूँ, तो मैं बिल्कुल वेहेमेंटली ये कहता हूँ कि भाई इट शुड गो टू द पार्लियामेंट के अंदर। और फिर अभी मैं आपको एक क्विकली एग्जांपल देता हूं कि इंडिया और यूके के दरमियान एक ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है। व्हाट दे डिड यस्टरडे, उन्होंने पूरे मुल्क में वो पब्लिश मतलब कि डिबेट जो है ना फैला दी है यूके में कि भाई सब लोग उस पर अपने अपने कमेंट्स दें। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कमरे में प्रेजेंटेशन देते हैं और पूरे मुल्क की पॉलिसी को जो 300 साल की है वो उसको आप चेंज करने के लिए चले जा रहे हैं। तो मतलब आई एम सॉरी कि मैं दोबारा उस टॉपिक पे आ गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये डिजास्टर्स है, इट इज इमैच्योर, इट इज इल कंसीव्ड and it might have some vested interest। वो बात की बात जी। नहीं चले, फिर अब इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर हम कंपेरेबल प्रॉफिटेबिलिटी पे के ऊपर आ जाएं तो क्या बासमती एरी और हाइब्रिड के अलावा और भी कोई वेराइटीज हैं पाकिस्तान में जो कि पॉपुलर हैं अमंग फार्मर्स या इनकरेज करनी चाहिए आपके ख्याल में फॉर लोकल कंजम्पशन या एक्सपोर्ट? मेरा ख्याल सर कि मैं अगर 5 साल का डेटा, मैं बहुत ज्यादा पीछे ना जाऊं, 5 साल का डेटा जो है ना वो ये बता रहा है कि कायनात और फिर उसके बाद 1509 इन 2 क्रॉप ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है और उसके अलावा उससे फार्मर की इनकम बढ़ी है। मुझे नहीं पता कि 5-7 साल के बाद इन ब्रीडिंग से इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कैसे सुपर के साथ हुआ है। बेसिकली होता ही है कि जब आप इनब्रीडिंग करते रहते हैं, उसी सीड को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो फिर जो रिसेसिव जीन्स हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं और फिर आपकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है।
तो मुझे नहीं पता कि ये कायनात या ये कब तक चले, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो जी ये प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाइब्रिड के अलावा अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो वो तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बट अच्छा, दूसरी बात ये कि फार्मर जो है ना, उसको ये होता है कि उसकी पैडी जब आती है तो वो बड़ी हाई मॉइस्चर होती है, वो तो बारूद होता है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो उसको संभालता फिरे, वो तो अगले दिन जाके उसने बेचनी होती है। तो उसको पता है यार इसके बायर भी बहुत ज्यादा है, कायनात के भी हैं 5153 और सुपर के भी हैं, तो वो आई थिंक सेफ खेलता है और वो उसके अंदर ही जाना चाहता है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो आई थिंक ये साल थोड़ा सा एक्सेप्शन था कि जिसमें सुपर जो है वो उससे ऊपर बिक रही थी, वरना पिछले 5 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आई थिंक इन दो वैरायटीज ने फार्मर की इनकम में इजाफा किया है, जो मैंने आपको बताई है, कायनात और 1509 जी। अगर कायनात और 1509 की ओरिजिन्स के बारे में थोड़ी बात कर सकें और अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की थोड़ी कारकर्दगी थोड़ी बात कर सकें, ये कायनात और 1509 की वैरायटीज जो कि पाकिस्तान में आ जाती हैं और कामयाब हो जाती हैं, अब ये लोकली तो डेवलप नहीं हो रही मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा दुखता हुआ सवाल है। देखें, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये प्रैक्टिस है इंडो पाकिस्तान। हुआ क्या कि जब हमने बासमती बनाया, सुपर बासमती बनाई, इंडिया के पास उसका जवाब नहीं था। इंडिया की जो बासमती थी वो उसका जो लेंथ थी वो 7 mm थी, हमने जो बनाई सुपर बासमती वो बनाई 7.2, और आप यकीन करेंगे उसने 3 साल में इंटरनेशनल मार्केट को स्वीप कर दिया। इंडिया बहुत परेशान हुआ, और सो मच तो परेशान हुआ कि उसने जाके हमारे खिलाफ केस कर दिया FSA में, और फिर वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में वो सारी प्रेजेंटेशन हुई, और मतलब ये। लेकिन बात ये है सर कि ये जो 2 वैरायटी आपने कहा ये बेसिकली इंडियन वैरायटी हैं, ये इंडिया से ही आई। अच्छा, इंडिया ने वो जो सुपर बासमती थी ना हमारी, वो चोरी की, यानी ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको ब्रीडिंग का नाम नहीं दिया, उसने कहा जी हमने ये अडॉप्टेड वैरायटी है। आज भी सुपर बासमती की जो वहां पे है वैरायटी चलती है, इंडियन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये चोरी तो मतलब उन्होंने भी की थी, और हमारे यहाँ कैसे आया था वो ठीक है, वो एक हिस्ट्री है, मैं इस पे यहाँ पे नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि फार्मर को ये होता है जी कि फार्मर की चीज बिके। अब जो C1121 है और कायनात है, वो क्योंकि केटरिंग में बहुत ज्यादा, केटरिंग में मैं खासतौर पर लफ्ज कह रहा हूँ, दुनिया में केटरिंग में और होरिका में पाकिस्तान में वो काफी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है कि जब वो एक देग बनाता है ना 12 किलो चावल से सर, उसमें केटरिंग वाला, तो उसकी कायनात की जो है ना जी, या उसकी बनती है 120 प्लेटें, और जब वो सुपर की बनाता है तो उसकी 100 बनती है। तो वो कहता है यार मुझे तो 20 प्लेटों के पैसे ज्यादा मिल गए, तो इसलिए इसने दुनिया में डोमिनेट। हालांकि इसमें अरोमा नहीं है, इसके दोनों पेरेंट जो है वो नॉन बासमती है, शायद आपको ये बिल्कुल दोनों पेरेंट। सुपर हैज 1 पेरेंट ऑफ बासमती, 1 पेरेंट ऑफ दी नॉन बासमती, लेकिन इसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो नॉन बासमती है। ये क्वालिफाई नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल इट वाज क्वालिफाइड, और फिर हमने जाके यूके में उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए सर ये हमारी तो है नहीं, मतलब आप जो मर्जी कहते रहे, ये हमारी नहीं है। अच्छा, तो कायनात की भी लोकल कंजम्पशन डिमांड है एक्सपोर्ट के साथ साथ, कायनात की लोकल कंजम्पशन को, और जो हम ब्रांडिंग को हम समझ सकते हैं कि वो फिलहाल तो बासमती के अंडर ही ब्रांड होती है, चाहे वो लोकली हो या वो एक्सपोर्ट के लिए हो। ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो इसकी वजह ये है कि जो आपकी केटरिंग होती है ना जी, और उसके अलावा जो आपका होरिका है, वो वहां पे लोग आते हैं तो चीजें देख के खाते हैं, तो वो इतना बड़ा चावल है तो वो बड़े खुश होते हैं, तो वो इसलिए ये उसमें पॉपुलर है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रेलेवेंट एग्जांपल है और काफी लोगों के लिए हौसले वाली बात है। अगर आप ईरान जाए ना जी, तो ईरान में क्या हुआ कि ईरान में 2011 के बाद वहां पे इंडिया से C1121 जिसको कायनात कहते हैं वो जाना शुरू हो गई। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पॉपुलर हुई और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो गई। सो मच हो के ईरान ने 1.1 मिलियन टन या 1.3 मिलियन टन एक साल में इंपोर्ट की, जबकि हम तो शायद 2 या 3 लाख टन भी नहीं करते हैं। तो जब वो वहां पे गई, लोग उस पर शिफ्ट हो गए। लेकिन अब मैं जब जाता हूँ और देखता हूँ, और मेरे दोस्त जो कि ईरान में काम करते हैं और स्टोर्स पे जाते हैं, देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। वहां पे 10 किलो का जो बैग है ना जी, वो बड़ा पॉपुलर है। और जो खातूने खाना है ना जी, जो हाउस होल्ड है, वो पाकिस्तानी सुपर बासमती का बैग 10 किलो का बहुत शौक से लेते हैं। द रीजन इसके ओवर द ईयर जब ये 2011 से वो खा रहे थे, तो उन्होंने इसमें तो टेस्ट भी नहीं है, तो वो उससे दूर जा रहे हैं।
और पाकिस्तानी सुपर बासमती की ईरान में एक निश मार्केट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी 13 लाख टन में से और हमको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट निश मार्केट है। और ये हमें एक ना हौसला देती है। हौसला क्या देती है कि हमें सुपर बासमती को साथ साथ जो है ना प्रमोट करते रहना है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियलिबिलिटी। वो एक लेना है, वो आप करते रहे, मतलब कायनात भी करें सारे, लेकिन सुपर को खुदा का नाम इसको नहीं छोड़े और इसको जो है ना इसके ब्रांड जो बनाए उसको चलाते जाएं। और अल्टीमेटली जो विनर है ना जी इस वक्त देखिए इंडिया के पास इसका एक तोड़ है जो 1401 के नाम से है, लेकिन वो बात की बात है। तो हमारे पास ये है, हमें इसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए और सुपर को हमें प्रमोट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें कर सकती है बहुत कुछ, लेकिन इट्स लाइक आस्किंग मून। हम इस वक्त वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम किसी उस पर बात करेंगे व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इनटू दैट। दो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पूछ सकूं आपसे। नंबर एक, ये मैं दरअसल समझना ही चाह रहा था कि कायनात की जो भी लोकल प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट या कंजम्पशन है वो क्या क्लासिफाई अभी बासमती के अंडर ही होता है as far as classification is concerned? नो डाउट सर, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, ये एनोमली है। लेकिन बहरहाल वो सारी की सारी जो है ना सर, बासमती का जो फिगर इस वक्त कोट हो रहा है इसमें सुपर बासमती सिर्फ नहीं है, इसमें वो भी है बासमती। वरना हम कम सर 8 लाख टन या 9 लाख टन कर रहे हैं बस सुपर बासमती। इसमें कायनात भी है, इसमें 1509 भी है, इसमें हर अगर आप मुझे इजाजत तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें प्रीडोमिनेटली जो है ना जी वो C1121 या कायनात और 1509 ये दो प्रीडोमिनेटली उसके अंदर होगा। ठीक है। तो दूसरा सवाल मैं जरा ये पूछना चाह रहा था आपसे, सवाल है सर कि एडल्टरेशन के मुतालिक क्या आपकी राय है? मैंने वो शायद क्वेश्चन से शेयर भी किया था कि कहा जाता है कि जो सुपर बासमती के नाम से बैग्स तैयार होते हैं या राइस मिल्स में जो ब्रांडिंग होती है उसके अंदर हर किस्म की राइस आपस में मिक्सिंग कर दी जाती है 80% 20% के हिसाब से। क्या ये इंप्रेशन सही है? और एडल्टरेशन के हवाले से क्या ये भी एक्सपोर्टर्स के हवाले से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से राइस हर किस्म का एक्सपोर्ट हो और वहां पे जो कमोडिटाइजेशन होती है और वहां और यूएसए में, यूएई में, यूके के पोर्ट्स पे जो रीपैकेजिंग होती है उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का राइस आपस में एडल्टरेट होकर और आपस में मिक्स करके बेचा जा रहा हो 80-20 के रेशो पे, 90-20 के रेशो में डिफरेंट वैरायटीज को आपस में मिक्स किया जा रहा हो? क्या ये होता है? क्या ये इसकी इंसिडेंट्स अगर होती भी होगी तो बहुत कम है? कमिंग बैक टू जो फर्स्ट पार्ट था आपका कि जी क्या मिक्सिंग होती है, देखिए मैं आपको एक कमर्शियल बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा बायर बाहर बैठा हुआ है और वो कहता है जी मुझे चाहिए सुपर बासमती फर्स्ट कीजिए, और वो कहता है यार, मैं कहता हूँ जी मैं आपको दूंगा $950 में, वो कैलकुलेट करके कहता है यार नहीं मुझे बारे नहीं आता, मुझे तो ये चाहिए 900 में चाहिए। अब $50 का बहुत बड़ा फर्क है, तो मैं क्या कहूंगा उसको, मैं उसको बता दूंगा, मतलब मुझे में कोई बसा नहीं कि भाई इसमें 10% जो है ना वो अदर वैरायटी में डाल दूंगा, तो वो उसके लिए भी वर्केबल होगी। ये इसकी एक डायमेंशन है। अब मैं आता हूँ उसकी ब्रांडिंग की तरफ। देखिए इंडिया, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह जो मैं नाम नहीं लेता हूँ, कम से कम 5 कंपनी ऐसी हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूडिंग कनाडा और यूरोप में इंडिया गेट को, या इंडिया का ब्रांड है बहुत बड़ा, कोहिनूर है, परी है या टिल्डा है, उसको एक टफ टाइम दे रहे हैं, अपने ब्रांड में बिकते हैं, अपने नाम से बिकते हैं। हमारा प्रोसेस जरूर स्लो रहा, लेकिन आपको खुशी होगी इंशाल्लाह कि हमने, देखिए गवर्नमेंट ने कभी हमें ब्रांडिंग में भी हेल्प नहीं किया। मैं ये अनफॉर्चुनेटली कहता हुआ रुख है, फिर बात इस पे करेंगे जरूर। लेकिन मैं बताऊं कि हमारे एक्सपोर्टर ने बेचारों ने अपने पैसे लगाए, बैग उठा के ट्रेवल कर करके, आज आप किसी से पूछ लें जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो आपको नाम बताएंगे, वो कम से कम ये 5 नाम है। और मैं बताऊं एक ब्रांड ऐसा है, मैं सूडान में गया और सूडान के काफी दूर 50 किलोमीटर पे उनका शहर है, तो हमने जब उसके अंदर गए तो यकीन करें कि पाकिस्तानी ब्रांड पड़ा हुआ था वहां। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने बेचारों ने खुद ट्रेवल कर करके पहुंचा दिया है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये है कि जी जो हमारा चावल है वो इंडिया के बैग में, देखिए ये पहले होता था, अब मैं नहीं समझता कि इंडिया ये काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो कायनात, जिसको हम कायनात कहते हैं C1121, वो ऑलरेडी मतलब कि डिस्टिंग्विश्ड है।
और जो लोग चाह बाहर में काम कर रहे हैं, ईरान में हमारे पाकिस्तानी प्लांट भी लगे हुए, तो वो सब आपको बताएंगे कि मतलब ये अब ऐसा नहीं है कि जी इंडियन जो है वो पाकिस्तानी उसमें एडल्ट्रेशन करके और वो उसको बेचते हो, ये थोड़ा बहुत अब होता है, वरना अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो होता है जी फिल्ट्रेशन हो गई है। तो अच्छा, एक सवाल आपका टेक्निकल सवाल है कि जी इसका तरीका क्या है। मैं बताऊँ, खुशी की बात ये है कि जो BRC है, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम, उसने मतलब एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलके और एक सिस्टम डेवलप। BRC जो है ना जी, वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है, वो क्या करती है कि वो शेल्फ पे जाती है और शेल्फ पे जाके वो बैग उठा लेती है और उठा के उसके ऊपर सब चीजें और फिर उसका एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर आपको पता है अबेटमेंट देते हैं। तो वो कहते हैं भाई ये मिस यूज है, अगर आपने इसमें जो लिखा हुआ है 92% बासमती वो नहीं है तो वो फाइन करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने और आसान करने के लिए मेरा ख्याल है कि वो काम आप समझ लें कि लेबोरेटरी की हद तक हो गया है, अब उसका पायलट प्रोजेक्ट होगा है। तो आई थिंक अगले 3 साल में मैं ज्यादा मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल आ जाएगी। बल्कि ये हो सकता है, आपके लिए मैं बताऊं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे कि ये जो आपकी कलर सॉर्टर मशीन है ना सर, उसके अंदर भी मतलब कि ये पैकेज आ जाए और वो वहीं पे मतलब ये सॉर्टिंग भी हो सके। बट इट इज टू अर्ली व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बट इस पे लोग कंसर्न है और इस पे काम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरी तरफ से अब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एंड पे हैं। मैं कंबाइन हार्वेस्टर्स के इस्तेमाल के हवाले से और फॉडर के इस्तेमाल के हवाले से कुछ अगर बात करना चाहूंगा, लेकिन अगर उससे पहले, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, अगर ऑडियंस ये पार्टिसिपेंट्स कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ लेते हैं। अगर वहाँ नहीं सवाल है तो फिर मैं अपने लास्ट 2 सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, इसमें कुछ चैट बॉक्स में सवालात आए हैं, कुछ कमेंट्स हैं। इमरान शेख अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो अगर वो खुद पूछना चाहें। आई थिंक इमरान साहब नहीं इमरान है शायद हमारे अब साथ, तो नहीं है मैं यहाँ पे, लेकिन उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उन्होंने क्वेश्चन चैट में लिखा है कि if EU buyers has no issue for basmati of Shikarpur and needs only DNA verified basmati, then EU should take seeds of basmati and grow in Africa. उसके बाद वो ऐड करते हैं कि if so, फिर जो USA में हमने दूसरी ब्रांड देखी थी टेक्समती की, वो भी लीगल होनी चाहिए, that should also be classified as legal, which means के जो आपने बात कही थी कि इशू ऑफ ओरिजिन सिर्फ जीनोटाइप का नहीं है, फेनोटाइप का भी है। और फेनोटाइप वो है जो कि हिमालयन फेड, वो बात आपने आई थिंक आंसर कर दी थी, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिए इसके ऊपर। मैं सर देखिए, मैंने पहले इसमें कहा कि इसमें बुनियादी बात है कि जीनोटाइप और चीज है और फिनोटाइप और चीज है। अच्छा, जो टेक्समाती का आप जिक्र कर रहे हैं ना जी, ये टेक्समाती का तो ये केस ही नहीं था। टेक्समाती तो लोकली डेवलप हुई थी, वो प्योर बासमती का सीड नहीं था, वो तो उन्होंने खुद डेवलप की थी। तो वो तो अमेरिकन कोर्ट में ही जाके और उसको डिफीट हो गई थी। नाउ कमिंग बैक के जी, यूरोप वाले जो है वो वहां जाके क्यों ना लगा लें। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये एक तो ये है कि अब दुनिया में लॉ है जो ट्रिप्स के तहत और जो हमारी GI है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के जो लॉज है, उसके तहत ये हो नहीं सकता। हो सकता ये क्योंकि एक खास टेरिटरी का, एक खास कम्युनिटी का ये उसका हेरिटेज है। अब ये नहीं हो सकता, मेरे मैं समझता हूँ अब लॉज की वजह से नहीं हो सकता। दूसरा, ये वैसे भी सर हो ही नहीं सकता। जो जिन्होंने सवाल किया है वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनकी अपनी वहाँ पे चेन है, मेरे ख्याल है कि सबसे बड़े वहाँ पे काम करने वाले हैं UK में। तो सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है कि जी फिर जाके वहां भी लगा लें, यूरोप में भी तो वो कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें ऑलरेडी यूरोप की ही काफी रेस्ट्रिक्शन आ गई हैं, ये हो नहीं सकता कि वहां जाके लगाएं। बट बेसिकली इट इज फिनोटाइप। मैं अगेन ये कहता हूं कि ये इट इज बेसिकली फिनोटाइप, नॉट द जीनोटाइप की जिसकी बेस पे ये फैसला होना है जी। डॉक्टर अतर साहब का क्वेश्चन आंसर हो गया है मेरे ख्याल में। अब आप आदिल कंटिन्यू कर सकते हैं और और कोई फिर उसके सवाल बाद हम है इसको क्लोज ऑडियंस करते में? अगर सवाल पूछना चाहें ऑडियंस तो फिर जरूर पूछिए, वरना मेरे पास वो 2 ही सवाल हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स के हवाले से और दूसरा एनिमल फॉडर के हवाले से। हैं। मेरे ख्याल में आप पहले कर लें, फिर उसके बाद हम जो है वो देखते हैं, अगर क्वेश्चन होता है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं उसको। एक और सवाल आया है ऑडियंस से, हाउ सक्सेसफुल हैव मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर्स बीन इन पाकिस्तान? आर फार्मर्स अडॉप्टिंग यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड हैज इट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग यील्ड?
मेरा ख्याल है कि मैं मेरे से ज्यादा इस पे भंडारा साहब जो है ना वो ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो फार्मर भी है और वो प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं। तो मैं जो करूंगा तो मैं एज ए मतलब के आउटसाइडर करूंगा इसमें कमेंट। मेरा ख्याल है कि भंडारा साहब प्लीज अगर इसमें आप थोड़ी इनपुट दे सकें, हमारी हेल्प हो जाए। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बता देता हूँ जी। क्वेश्चन है कि मैकेनाइज्ड फार्मर, मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। ट्रांसप्लांटर जी। अच्छा देखिए, जो कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्निक हम अगर जिस तरह पाकिस्तान या हमारा जो मुल्क है उसमें जब हम कोई भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंट तो आती है। लेकिन जो राइस ट्रांसप्लांटर है उसका एक थोड़ा सा अब मसला ये पैदा हो रहा है देहात के लेवल के ऊपर कि जो मैनुअल लेबर है वो एक तो थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, और दूसरा उससे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती। तो जो राइस ट्रांसप्लांटर हैं उनसे आपकी एक तो जरा आसानी हो जाती है, और कम वक्त के अंदर आपकी ज्यादा ट्रांसप्लांटेशन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगेन जो फार्मर्स का कॉन्सेप्ट होगा वो उसकी प्राइस पे होगा कि उसकी प्राइस क्या रखी जाती है। अगर तो उसकी प्राइस अभी वो थोड़ी सी हायर है, और उसका फिर एक एक प्रॉपर उसको करना पड़ता है, पहले ट्रेस के अंदर उसकी नर्सरी लगानी पड़ती है, उसके बाद आप जाते हैं ट्रांसप्लांटर के ऊपर, तो उस प्रैक्टिस पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। एडॉप्शन तो है लेकिन उस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, बट वो आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बट अगेन मैं उसको देखता हूँ उसकी जो क्रॉप इकोनॉमिक्स के ऊपर है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर कितना असर पड़ेगा, और उसमें जो उसकी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी का भी बड़ा सवाल है। और वो आदिल जो अभी पूछना चाह रहे हैं जो हार्वेस्टर के हवाले से भी, वो भी शायद इसके साथ ही जो है वो बात होगी इसकी, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी है और वो भी थोड़ी टेक्नोलॉजी है। तो आदिल आप अगर सवाल कर ले, मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब मैंने दे दिया है मैं सर जो इसमें सॉरी एक सवाल सप्लीमेंट पूछा गया करूंगा था। आपकी बात जो आप कह रहे थे जी जरूर जरूर इसके ऊपर। जरूर। देखिए, जो ट्रांसप्लांटर है मेरा ख्याल में इट इज द नीड ऑफ द आवर, नंबर वन। नंबर टू, जो उन्होंने जो सबसे अहम बात की भंडारा साहब ने कि उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे मैनुअल में पूरे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में काफी सालों से लिख रहा हूँ, यकीन करें। और मैं लिखता हूँ कि ये इन ह्यूमन प्रैक्टिस है कि जिसमें 50 सेंटीग्रेड का सन होता है और नीचे जो पानी है वो तकरीबन 34-35 सेंटीग्रेड का होता है, और स्टैंडिंग वोमेन होती है बेचारी जो उसको लगा रही होती है और झोंके लगा रही होती है। ये बिल्कुल इन ह्यूमन है। अगर यकीन करें कि ये तस्वीरें यूरोप में जाएं तो वो बैन कर देंगे, मतलब हमारी इस सारे काम को। इंडिया में भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी होता है। तो इट इज क्वाइट इनह्यूमन। अल्टीमेटली थैंक्स गॉड कि ये आना शुरू हो गया, लेकिन इंप्रूवमेंट हमेशा होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए, इसमें बेहतरी के चांस होंगे, और ये जरूरी है कि इसको किया जाए और औरतों की जान छुड़ाई जाए। सर ये तो आपने फिर एक और अच्छा सवाल दे दिया। पाकिस्तान में काफी डिबेट होती है इसके ऊपर कि कौन सी कैश क्रॉप्स हैं जो कि लार्ज होल्ड फार्मर्स प्रेफर करते हैं वर्सेस मीडियम होल्ड एंड स्मॉल होल्ड। तो राइस के हवाले से आपका क्या ख्याल है? राइस और स्पेशली बासमती जो है वो, आपने जो ये प्रैक्टिस बताई, मेरी हेल्प में ये नहीं थी ये बात, तो इस हवाले से क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि राइस और बासमती स्पेसिफिकली की जो कल्टीवेशन है ये लार्ज होल्ड फार्मर्स में, जैसे हमारे बंदारा साहब है फॉर एग्जांपल, उनमें ज्यादा मकबूल है, या फिर स्मॉल होल्ड और सबसिस्टेंस लेवल फार्मर्स भी बासमती वगैरह कल्टीवेट करना पसंद करता है? मेरा ख्याल अगेन भंडारा साहब इस पे बेटर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बाद में करता हूँ जी। जी बंदारा साहब, एज अ लार्ज होल्ड फार्मर क्या कहते हैं आप? सर मैं वैसे लार्ज आपने मुझे बना दिया लार्ज होल्डर। मुझे जरा सवाल दोबारा बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिग्नल्स थोड़े कम थे तो आवाज में प्रॉपर मैं सुन नहीं पाया। इस्लामाबाद में मैं कह रहा था ये बड़ी डिबेट होती है कि जो हमारी कैश क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल शुगर केन है, राइस है, खरी सीजन की स्पेसिफिकली, वो लार्ज होल्ड फार्मर्स में ज्यादा मकबूल हैं बनिस्बत स्मॉल होल्ड फार्मर्स और सबसिस्टेंस फार्मर्स जो होते हैं। और ये बात डेवलपमेंट कम्युनिटी और इन्वायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी ज्यादा रेस करती है। तो क्या बासमती के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादातर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल फार्मर्स की प्रेफर्ड क्रॉप है, या आपके ख्याल में सबसिस्टेंस और स्मॉल होल्ड फार्मर्स भी बासमती और दूसरी राइस की वैरायटीज कल्टीवेट करते हैं? क्योंकि इसका वाटर अवेलेबिलिटी से ये बहुत ताल्लुक है। आप कैनाल हेड पे प्लेस्ड हैं या
अच्छा, ये बिल्कुल आपका सवाल तो पानी के हिसाब से भी बड़ा जायज है, और स्मॉल और जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं उसमें अब राइस के, शुगर केन का तो आप कह सकते हैं, लेकिन राइस की वैरायटीज का अब आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब जो एवरी फार्मर इज लुकिंग इनटू क्रॉप इकोनॉमिक्स, वो आप चाहे छोटा फार्मर ले लें चाहे बड़ा फार्मर ले लें, लेकिन ये हो सकता है कि एब्सेंटी फार्मर और प्रेजेंट फार्मर में फर्क हो सकता है कि जो एब्सेंटी लार्ज फार्मर है ही जो आपकी बासमती है दैट कैन बी फेवरेट टू हिम और हर, लेकिन जो प्रेजेंट लोग हैं उनके लिए क्रॉप इकोनॉमिक्स ज्यादा मैटर करती है आजकल कि कौन सी क्रॉप उनको कितने पैसे कम, कितनी कम ड्यूरेशन के अंदर दें। तो बाकी हामिद साहब आप इसको जरा एलेबोरेट कर दें। आई डोंट नो, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि इसके अंदर जो भी बड़े लोग हैं वो एंजॉय करते हैं और वो लगाते हैं, तो उनकी माशाल्लाह इनकम भी ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हाफिजाबाद से शुरू कर लें, सरगोदा, हाफिजाबाद, फिर ये खारका डोगरा और ऊपर आप आ जाए, तो दे प्रेफर बासमती, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उनको उसका वो भी आ गया है। अब ये चॉइस जो है ना जो आप बता रहे हैं भंडारा साहब, ये चॉइस डेफिनेटली जब आप नीचे चले जाते हैं, हेड तरीमों से नीचे या उसके पैरेलल चले जाते हैं, तो वहां पे अब ये चॉइस आ गया। और आई एम हैप्पी कि जो फार्मर है वो अब अपने डिसीजन खुद कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि जी एक ही क्रॉप के पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि कोई सवाल ये था कि जी क्या बड़े फार्मर्स की तरफ आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आ रहे हैं। जो बासमती एरिया के तो वो तो करते ही है ना जी, उनकी इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एरिया कंजम्पशन के हवाले से क्या आपकी राय होगी सर? बासमती एक फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप है, बासमती के अलावा बाकी वैरायटीज के बारे में क्या कहेंगे? एरी है, हाइब्रिड है, कायनात वगैरह हैं, ये फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप्स है अगर नहीं? ये सवाल देखिए, सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैं डेटा देखूं तो मैं हैरान होता हूं कि सबसे ज्यादा राइस के अलावा उसका इस्तेमाल जो है वो वीट क्रॉप के अंदर है। लेकिन बहरहाल, अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो है हमारा है, इसके अंदर क्योंकि प्लांट हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, हाइब्रिड के ऊपर ना स्ट्रेस होती है ज्यादा, उस स्ट्रेस की वजह से यू हैव टू पुट मोर न्यूट्रिएंट्स, नंबर 1 ये बात है, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद वो न्यूट्रिएंट देना है उसको। लेकिन आपको ड्यूरिंग दी करना है, जब जहाँ पे प्रोडक्शन एक जमीन से फर्ज कीजिए कि 40, 45, 50 मन आ रही है, वहां पे जब 110 की बात करते हैं या 100 की बात कर लें, तो भाई फिर आपको रिप्लेनिश भी करना है ना। तो सर्टेनली मतलब कि इट इज अ स्ट्रेस फॉर दी सॉइल इटसेल्फ, बट इट शुड बी सप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, ये बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ उसके साथ। अच्छा, बासमती पे अगर आप आ जाएं, बासमती ट्रेडिशनली जो उसमें इस्तेमाल होता है, 2 यूरिया की बैग है, एक उसमें DAP इस्तेमाल होता है, ये हमारा कोई ट्रेडिशनल सिस्टम है, वही उस पर यूज होता है। क्योंकि हम बहुत अरसे से एक और बात भी कह रहे हैं साइंटिस्ट को कि भाई हमें कोई हाई लेंथ की वैरायटी नहीं चाहिए, उसकी लॉजिंग हो जाती है, तो ये हमें लेंथ कम करनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। और इसका तरीका ये था, जब आप उसको यूरिया ज्यादा देते हैं तो फिर वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम अभी भी जो यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर 2 बैग, वो ज्यादा है, वो हमें बैग के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किलो के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, ये माइंडसेट खत्म होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इरेशनल यूज अभी भी हो रहा है, इसको कम होना चाहिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मलिक साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आदिल का सवाल था कि मतलब बासमती ज्यादा यूज करता है या हाइब्रिड है वो ज्यादा आपकी खाद यूज करता है, चाहे हम बैग्स का भी ले लें, क्योंकि हम ओवरऑल अगर नेशनल की कंजम्पशन की बात करें तो उसमें मेरे ख्याल में जो हाइब्रिड्स हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बिल्कुल ठीक है, मैं फुली एग्री इन वन सेंटेंस कि आप ठीक कह रहे हैं। जो हाइब्रिड है वो, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रेस की वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, उसमें जरूर मतलब कि ये देखने की जरूरत है और वो ज्यादा यूज करता है, नो डाउट। और ये कहना दुरुस्त होगा कि बासमती कंपेयर टू अदर लार्ज क्रॉप्स, कॉटन हो गई, शुगर केन हो गई, इज अ वेरी लो फर्टिलाइजर इंटेंसिटी क्रॉप? मैं वेरी लो तो नहीं कहता, मैं लो जरूर कहता हूँ, क्योंकि मैं उसका डेटा भी देख रहा था कि अगर आप क्रॉप वाइज भी देखें तो जितना क्रॉप का साइज है 26 मिलियन टन का इसका वीट का,
उसने कितनी इस्तेमाल की और इसने राइस ने कितनी इस्तेमाल की है, तो इकोनॉमिक्स आपको निकल आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ सब्सटेंशियल फर्क है, जैसे मैंने बताया आपको कि वही ट्रेडिशनल तरीका है कि 2 बैग उसके हैं और 1 बैग उसका है, बट देयर इज ए वाइडर स्कोप एट द फार्मर लेवल कि हम इसको किलो में लेके आए, हम इसको 50 किलो के बैग से मैयर ना करें। हम वो बैग लेते हैं और बैग उठाकर टक 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 सारा वो कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उसमें जरूर इस पर रिसर्च भी हो चुकी है, और जितनी क्वांटिटी चाहिए मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में 50 किलो की बजाय 32 किलो इज एनफ 32। तो ये इस पे जरूर काम होना चाहिए। एनिमल फॉडर के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में क्योंकि अब पोल्ट्री इंडस्ट्री की भी फीड की डिमांड बहुत इंक्रीज कर रही है, और साथ में हमारा जो डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर है वो भी टूवर्ड्स जो साइलेज है उसकी तरफ जा रहा है और अच्छी फीड की तरफ जा रहा है। तो क्या राइस का इस्तेमाल फॉडर की तरफ बढ़ाया जा सकता है, एंड कैन इट बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर मेज इन पोल्ट्री फीड फॉर एग्जांपल? मैं सर आपको बताता हूँ टेक्निकली जो है ना जी, इस पे मतलब बाकायदा आज नहीं, कम से कम 30 साल पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। वो ये क्या है कि जो आपका पराली है ना जी, पराली, इसमें पराली में क्या होता है, जो आपका व्हीट स्ट्रॉ है इसके अंदर सेलुलोज जब वो मैच्योर होता है तो सेलुलोज बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन होती नहीं है, ऑलमोस्ट नील होती है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, लेस देन 1%। नाउ एनिमल को क्या मिल रहा है, तो ये उसका तरीका ये निकाला गया था कि इसके ऊपर यूरिया का स्प्रे किया जाता है, यूरिया का, यानी नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन इज बेसिकली प्रोटीन, इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन। तो आप अगर 2% सोल्यूशन बना के और उसके ऊपर अगर वो स्प्रे कर दें तो मैं समझता हूँ ये डाइजेस्टिबल भी हो जाता है, और इसके साथ एनर्जी बढ़ाने के लिए फिर आपको मोलेसेस डाल देते हैं। मोलेसेस भी आप 2-3% अकॉर्डिंग टू दी उसकी जो बॉडी है उसके मुताबिक डालते हैं। तो ये बेहतरीन है और हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हम ये जो देखें जो प्लांट है, अगर आप देखें तो प्लांट से हमें राइस कितना मिलता है और उसके साथ ये चीजें हमें जहेज में कितनी मिलती हैं। तो हमें इस पर काम करना चाहिए। हमने बहुत दफा कहा है कि यार जो राइस है ना, इसके ऊपर एक हस्क होती है जिसको तो कहते हैं सर, पता है आपको, वो 20-21% निकलती है। वो किसी के क्या काम आती है सिवाय इसके जलाने के और वो उसके लिए। तो मैं कहता हूँ हमें इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि भाई हम इसको पॉपुलैरिटी क्यों इंक्रीज नहीं हुई, इवन तो हमारी राइस क्रॉप तो माशाल्लाह पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करी है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी टुवर्ड्स फीड एंड फीड मिल्स इस्तेमाल क्यों नहीं बढ़ा? इसका क्या वजह है इसके पीछे आपके ख्याल? उसकी वजह यही है ना, देखिए इसको समझाने की जरूरत है। देखिए लार्ज एनिमल में कोई मसला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लार्ज एनिमल को चाहिए होता है रीगर्गिटेशन उसको कहते हैं, यानी उसको जुगाली कहते हैं। उसके लिए लार्ज एनिमल को ये जरूर चाहिए होता है स्टफ। ये तूड़ी भी तो डालते हैं ना हम, जो व्हीट स्ट्रा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जी, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उसके साथ आप थोड़ा सा मोलेसिस और थोड़ा सा उसको यूरिया डाल दें तो आपकी प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाएंगे, और दिस कैन बी ए वंडरफुल बेली फिलर। हम सिर्फ बेली फिल ना करें उसको, मतलब कि न्यूट्रिटिव वैल्यू भी दें उसके साथ। तो ये सर बिल्कुल हो सकता है और इस पे काम हो चुका है, डेटा मौजूद है। आई थिंक हमें इसकी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि हम ये क्रिएट करें कि भाई क्या इसका इस्तेमाल हमें बाकी मुल्कों में दिखता है कहीं, ईस्ट एशिया में, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में या चाइना में फॉर एग्जांपल, ये ट्रेंड जहाँ पे? बताऊं कि मैंने सच्ची बात है कि जो सिफारिश है उसमें तो बड़ी स्टडी नहीं की है, लेकिन अगर आप चले जाएं जहाँ पे स्टॉक फीडिंग होती है, स्टॉक फीडिंग मतलब जहाँ पे कि एनिमल रेंचेस में नहीं जाते हैं, वो यूरोप में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी और इवन अमेरिका में भी, जो खासतौर पे जो उनका वेस्टर्न पार्ट है, कैलिफोर्निया वगैरह में काफ़ी बड़ी बड़ी वो है, तो वो ज़रूर यूज़ करते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है कि ये राइस का एक बहुत बड़ा उनका जो साउथ में राइस बहुत पैदा होता है, तो उसका इस्तेमाल है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि वो वेस्टेज वहाँ पे हो नहीं सकता किसी भी चीज़ का, ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपना भी और फार्मर का भी थोड़ा सा जो है ना जी चेंज करना है, या इसकी मार्केटिंग बेहतर करनी है। दरअसल ये सवाल इसलिए था क्योंकि पिछले सालों में जब हमने वीट शॉर्टेज देखी पाकिस्तान में, तो हमने ये सुना कि वीट का इस्तेमाल फीड मिल्स ने बढ़ा दिया है, क्योंकि
मेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली मैं समझना चाह रहा था कि राइस एज अ सब्स्टिट्यूट टू सब मेज इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बस ये मेरा बस आखिरी सवाल था। ये सवाल था भी था आपका। मैं समझता हूँ कि राइस ने सब्स्टिट्यूट किया है इस साल, जो वीट है उसको सब्स्टिट्यूट किया है। लेकिन मकई मेज जो है ना जी, अब पिछले 4-5 साल बहुत प्रॉब्लम रहा। अगर आपको पता है इस एरिया में, दीपालपुर वो एरिया में उसमें लगती थी ये। अच्छा, वो भी उसका वही मॉइस्चर का प्रॉब्लम था कि वो 14 के बाद उसमें एफोडक्शन आ जाता था, फार्म वो लेता नहीं था मिल वाला। लेकिन बड़ी अच्छी डेवलपमेंट मैंने ये देखी है 2-3 साल में कि अब जो फीड मिल वाले हैं उन्होंने भी ड्रायर लगा ली है। तो अब ये नहीं होता कि जी आपकी आई है तो नहीं हम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं भाई ये आई है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, इसकी इतनी कटौती है, ओके यू अनलोड इट। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें काफी बेहतर हो गया। जो राइस ने यस सब्स्टिट्यूट किया है वीट को काफी हद तक। मेरे एंड से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए, थैंक यू सो मच। अगर ऑडियंस कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहे इस पॉइंट पे तो जरूर, वरना हम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। Any questions from the audience? चले, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं एट द एंड जो है ना जी, आदिल मंसूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी देखिए ये वाकई रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। ये जो सवाल थे ना सारे, ये ट्रेडिशनल नहीं थे। जब किसी को भी देखे जो बैठा होता है, मैं भी गया हूँ कपल ऑफ टाइम उस पर बिजनेस रिकॉर्ड आज भी, तो वो वही सवाल होते हैं, कहीं गवर्नमेंट को बताने की कोशिश होती उसकी। तो आई रियली अप्रिशिएट कि हमने आज जो कवर किए एरिया वो उन ट्रेडिशनल सवालों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जो हमें आज प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आदिल मंसूर साहब ने बहुत अपना ब्रेन इसमें डाला है। इट्स वंडरफुल एंड आई एम आल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू एग्रीकल्चर रिपब्लिक। इट्स ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान में इसकी कमी है सोशल और वो इस तरह की बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, बट एग्रीकल्चर के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाना बड़े हौसले की बात है। तो आई गिव यू फुल मार्क्स, इट्स वंडरफुल मार्क्स। आपने अपनी एनर्जी उसमें लगाई है, अपना टाइम दिया है, तो बहुत अच्छी कोशिश है सर। इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसको सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। अच्छा, मैं आपके जो लास्ट पॉइंट था उसमें थोड़ा सा ऐड करके तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया। जो आदिल ने जो सवाल पूछा था फीड के हवाले से, और उसका आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जो हमने बेली फिलिंग के हवाले से जो उसका राइस स्ट्रॉ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि पिछले सालों के अंदर जो व्हीट स्टॉ है उसकी प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम प्रॉपर हार्वेस्टिंग मशीन जो है वो ले आते हैं राइस के लिए, क्योंकि अभी जो हम कंबाइंड यूज कर रहे हैं वो वही मशीन है जो हम गंदम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो व्हीट स्ट्रॉ राइस स्ट्रॉ है वो उसके अंदर ही गिर जाता है। तो फार्मर्स के लिए वो उसकी जमीन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको वो जलाना पड़ता है। तो अगर हम जो एक्यूरेट मशीनरी है, जो एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है, राइट टेक्नोलॉजी फॉर द राइट पर्पस अगर ले आते हैं, जिस तरह कबूटा आपके एरिया में है एक छोटी मशीन, तो उससे आपकी ये जो व्हीट स्ट्रॉ है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बच जाता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं नॉट ओनली इवन इन आपकी जो एनिमल फीड है, बस उसके अलावा आप जो है वो बायोफ्यूल के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली उससे आपका ये जो स्मॉग का मसला है वो बड़ी हद तक कम हो जाता है। ऑल्दो के राइस का जो फार्मर का रोल है वो बड़ा कम है, जो क्रॉप बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, स्मॉग की जो डेवलपमेंट है दूसरे बहुत से सेक्टर्स हैं, बट स्टिल इसको जो है कम किया जा सकता है। हुकूमत ने कुछ एरियाज में वो कुछ नई टूल्स जो है वो हमने ही सबसे ज्यादा रोला डाला हुआ था, क्योंकि फार्मर्स बेगुनाह थे और फार्मर्स को सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ अजला को राइस के को छोड़ दिया गया है, जिसमें वो चॉपर्स और जो गंदम के लिए वो हैप्पी सीडर्स दिए गए हैं। लाइक पाकपतन जो राइस का बहुत बड़ा जिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी उस प्रोग्राम में हुकूमत के सब्सिडाइज में छोड़ दिया गया। तो ये जो चीजें हैं इनको करके हम जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बेहतर असरअंदाज हो सकते हैं, और साथ में हम अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी एनहांस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही चीज ऐड करनी है, सॉरी, कि जो व्हीट स्ट्रॉ के मुकाबले पे राइस स्ट्रॉ होता है ना जी, इसमें सिलिका होता है,
उसमें नहीं होता है सिलिका, और आपको पता सिलिका इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, तो इसीलिए जरूरी है कि जो इसके पीसेस किए जाएं, जब खिलाए जाएं तो वो छोटे से छोटा किया जाए ताकि डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, ये उसमें मसला होता है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, आपने टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच टू द ऑडियंस कि उन्होंने हमारे साथ इतना टाइम गुजारा इस बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के लिए, और थैंक यू वेरी मच हामिद मलिक साहब, आपने बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में आदिल साहब के बड़े सख्त और अच्छे सवालों का, बहुत एजुकेटिंग। माय प्लेजर सर, मेरे लिए आई एम ऑनर्ड सर, इन डेप्थ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you all the time, sir. Wish you all the best. Thank you. So much, sir. Thank you.